अध्याय 21 झाओ युफेई। वह पहले से ही लियू फैंग से बहुत नाराज थी और अब जब कोई उसे कोई चेहरा न देकर उसका मजाक उड़ा रहा था तो वह मन ही मन बहुत खुश थी। उसने इस पल का आनंद लिया। लियू फैंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना हाथ मेज पर रख दिया। मेज से एक जोर की आवाज आई और उस पर रखा सारा खाना जमीन पर गिर गया। पाव! एक थप्पड़ की आवाज आई और एक आदमी उड़कर दीवार में जा घुसा। उसके मुंह से खून निकल आया। जब वहां मौजूद सभी लोगों की नजर उस आदमी पर पड़ी तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये युवा सिटी लॉर्ड है जिसने यंग सिटी लॉर्ड को हराने का साहस किया। हाँ, ये लियू फैंग ही थे जिन्हें उड़ान भरते हुए भेजा गया था। और जिस व्यक्ति ने उसे थप्पड़ मारा वही ये जियो था। जैसे ही उसका खाना जमीन पर गिरा उसने लियू फैंग के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। आप! लियू फैंग ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा। पाव! उसके चेहरे पर फिर एक तमाचा पड़ा। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। यदि तुमने मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये जियाओ ने कहा और जैसे ही वह यहां से निकलना चाहता था उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो लियू फैंग के साथ थी। यह आप है। उस लड़की ने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसकी कमर पर तलवार लटकी हुई थी। उसका सफेद हाथ उसकी छाती पर घूम रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह वही लड़की थी जिसे उसने ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट में देखा था जब वह लिन स्टार सिटी की ओर जा रहा था। क्या आप मुझे जानते हैं? क्या हम कभी एक दूसरे से मिले हैं? जब ये जियाओ ने उसे देखा तो उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसने असमंजस में पूछा। हाँ, नहीं, नहीं। हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट में तीसरे दर्जे के जादुई जानवर तानाशाह भालू के साथ लड़ते हुए देखा था। ये जियाओ अपना सिर खुजलाते हुए मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। आप उस समय वहां थे। वह लड़की यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई कि जब वह अत्याचारी भालू से लड़ रही थी तो वह वहां था। हे, मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए। ये जियाओ को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और वह जाने के लिए मुड़ा। क्या तुमने सुना, वह लड़की जो युवा नगर स्वामी के साथ आई थी वास्तव में एक तानाशाह भालू से लड़ रही थी। हाँ, और तानाशाह भालू तीसरी श्रेणी का जादुई जानवर है। इसकी ताकत ओरिजिन कोर दायरे के एक विशेषज्ञ के बराबर है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह युवा लड़की एक ओरिजिन कोर रियलम मार्शल आर्टिस्ट है? हाँ, वह बहुत छोटी है और उसके पास पहले से ही ओरिजिन कोर दायरे की ताकत है। वह किस शक्ति से आती है? यंग सिटी लॉर्ड वास्तव में भाग्यशाली है, उसे ऐसी लड़की के बारे में पता चला। लोगों की भीड़ बातचीत करने लगी। वह वास्तव में ओरिजिन कोर रियलम की विशेषज्ञ है। पिता सही थे, मुझे इस लड़की को चाहे कुछ भी करना पड़े। वह मेरी है। जब लियू फैंग ने उपस्थित लोगों की बातें सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की का वह पीछा कर रहा है वह ओरिजिन कोर रियलम की विशेषज्ञ है। इंतजार! लियू फैंग उठने ही वाले थे कि उन्होंने उस लड़की की आवाज सुनी। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वह ये जियाओ को बुला रही थी। क्या आपके पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप चलना चाहते हैं? ये जियाओ ने रुककर कहा। आपका क्या नाम है? ये जियो। मैं झाओ युफेई हूं, स्वर्ग तलवार संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य, झाओ युफेई ने कहा। स्वर्ग तलवार संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य। स्वर्ग तलवार संप्रदाय 5 महान संप्रदायों में से एक नहीं है। ये जियाओ बड़बड़ाया। हाँ, मेरा स्वर्ग तलवार संप्रदाय 5 महान संप्रदायों में से एक है। झाओ युफेई ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत सुंदर। उसकी मुस्कान को देखकर ये जियाओ दंग रह गया। जब वह मुस्कुरा रही थी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम्फ! उसे स्तब्ध देखकर झाओ युफेई ने छींक दी। हे, मिस झाओ, ऐसा नहीं है कि मैं ये जानबूझकर कर रहा हूं। आप इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी आपकी सुंदरता में खो जाएगा। ये जियो को एक बार फिर शर्मिंदगी महसूस हुई। आप! ये जियाओ को इस तरह बात करते देख उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे।
इसे भूल जाओ। क्या आप टेलीपोर्टेशन सकल का उपयोग करने और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इंपीरियल सिटी जाने के लिए यहाँ हैं? झाओ यूफेई ने पूछा। हाँ। ओह, हम एजियो ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में एक प्राचीन विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खंडहरों की तलाश करने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है वह विशेषज्ञ मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर एक मार्शल कलाकार था। उसने पूरे एजियो ड्रैगन पर शासन किया था 10,000 साल पहले का देश। पूरे एजियो ड्रैगन कंट्री में मार्शल एम्परर दायरे के केवल कुछ ही विशेषज्ञ हैं और सबसे बढ़कर वे मार्शल एम्परर दायरे के केवल पहले या दूसरे चरण में हैं। यह मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ की कब्र है, इसलिए हमारे देश के बड़े शहरों की सभी शक्तियां इस कब्र का पता लगाने के लिए मार्शल किंग क्षेत्र से नीचे के अपने विशेषज्ञों को भेजेंगी। 5 महान संप्रदाय और रॉयल परिवार भी अपने विशेषज्ञों को ओरिजिन कोर दायरे या उससे नीचे भेजेगा। उस समय बहुत खतरे होंगे, आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? झाओ यूफेई ने ये जियो को अपना निमंत्रण दिया। वह उसे अपने समूह में खींचने की योजना बना रही थी। झाओ यूफेई ने जो कहा उसे सुनकर ये जियो इस पर सोचने लगा। यह एक गंभीर मामला था। जब बड़ी बड़ी शक्तियों के विशेषज्ञ यहाँ एकत्र होंगे तो ये बहुत खतरनाक होगा। धन्यवाद मिस झाओ, लेकिन इस समय मैं अकेला रहूंगा। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। ये जियाओ ने फिर भी उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अरे, आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। मिस झाओ ने आपको अपनी सद्भावना से आमंत्रित किया और आपने उसे मना करने का साहस किया। लियू फैंग बुरी तरह हंसे। ये जियाओ ने लियू फैंग को देखा और फिर सीधे उसे नजरअंदाज कर दिया। आप। ये देखकर कि उसने फिर से उसे नजरअंदाज कर दिया, लियू फैंग इतना क्रोधित हो गया कि वह कांपने लगा। अध्याय 22 कब्र में प्रवेश करना। इन दोनों को देखकर झाओ यूफेई लंबी आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अगर तुम वहां अकेले जाना चाहती हो तो ठीक है, बस सावधान रहना। झाओ यूफेई ने ये जियो से कहा। मैं तुम्हारा धन्यवाद करूंगा। ये कहने के बाद ये जियाओ मुड़ा और रेस्तरां से बाहर चला गया। शाम को ये जियाओ एजियो ड्रैगन माउंटेन रेंज की ओर जा रहा था। एजियो ड्रैगन माउंटेन रेंज की ओर चलने वाले पुरुषों और महिलाओं के कई समूह भी थे। उनमें से कई बिजली घरों के बारे में बात कर रहे थे, जो खंडहरों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों को वहां भेजता है। क्या तुमने सुना है, कई शक्तियां उस मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के खंडहर का पता लगाने के लिए यहां आती थीं? हाँ, उनमें से अधिकांश मूल कोर क्षेत्र मार्शल कलाकार हैं। उनमें से सबसे कमजोर क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के 5वें चरण में है। बस बहुत हो गया, जल्दी करो और तेजी से आगे बढ़ो। उस कब्र की सुरक्षा करने वाले प्रतिबंध जल्द ही हटा दिए जाएंगे। मार्शल सम्राट दायरे के मार्शल कलाकारों के विनाश की राह में कई खतरे थे। उन सभी खतरों को पार करने के बाद ही कोई कब्र तक पहुंच पाता है। आखिरकार कब्र एजियो ड्रैगन माउंटेन रेंज में थी। एजियो ड्रैगन माउंटेन रेंज को बेहद रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। ये जियाओ खंडहर की ओर चल रहा था, तभी अचानक उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, बच्चे, तो तुम वास्तव में यहाँ हो। ये जियाओ ने मुड़कर देखा तो पाया कि काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। क्यूई संघनन क्षेत्र के 4थे चरण के विशेषज्ञ। ऊपर से नीचे देखते हुए ये जियाओ हैरान रह गया। जब यह अधेड़ उम्र का आदमी उसके पीछे आया तो उसे हवा में कोई उतार चढ़ाव भी महसूस नहीं हुआ। बच्चे, आज तुम मरने वाले हो। हमारे यंग सिटी लॉर्ड को अपमानित करने के लिए खुद को दोषी ठहराओ। यंग सिटी लॉर्ड, तो ये पता चला कि लियू फैंग ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा था। ये जियाओ थोड़ा मुस्कुराया और कहा, हालांकि मुझे डर है कि आप निराश होंगे। निराश? आप निश्चित रूप से क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के दूसरे चरण में एक चींटी के लिए बड़ी बात कर रहे हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये जियाओ की ओर देखा और उस पर व्यंग्य किया। साले, देख मैं तेरे कैसे 1000 टुकड़े कर दूंगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हत्या का इरादा उसके चारों ओर बढ़ गया, क्योंकि एक निडर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हुई, जिससे क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के 4थे चरण की आभा पैदा हो गई। अप्रत्याशित रूप से ये जियाओ के चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं दिखा और उसकी आंखें लड़ने के इरादे से चमक उठीं। उसने अपनी मध्य स्तरीय सामान्य दर्जे की तलवार निकाली और जोर से चिल्लाया, देखें कौन किसको मारेगा।
ये सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंसा। ये लड़का, क्या वह पागल हो गया था? क्या उसे नहीं पता था कि वह एक विशेषज्ञ था जो उससे 2 स्तर ऊपर था? बच्चे, चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मुक्का मार दिया। हिंसक शक्ति उमड़ पड़ी, भयानक उच्च तापमान बढ़ गया, जिससे हवा तेजी से झुलसने लगी। मेरा मुक्का ले लो। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये जियाओ की छाती पर एक मुक्का मारा। एक तीव्र शक्ति तुरंत बाहर की ओर फूट पड़ी। आगामी मुक्का देखकर ये जियाओ ने आगे कुछ नहीं कहा। अपने हाथ में तलवार पकड़कर उसने भयंकर रूप से वार किया, जिससे एक मजबूत आभा निकली जो तलवार से भयंकर रूप से निकली। टकराना। 2 सेनाएं आपस में टकराईं। अधेड़ उम्र के आदमी को 5-6 कदम पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। वह अधेड़ उम्र का आदमी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जियाओ की मौजूदा ताकत उसकी क्रूर मुट्ठी को आसानी से नष्ट कर सकती है। प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका दिए बिना ये जियाओ ने एक बार फिर अपनी तलवार से वार किया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़ गया। अधेड़ उम्र के आदमी की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। जब ये जियाओ ने अपनी तलवार काटी तो उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे वह तलवारों के समुद्र में खड़ा है। तलवार की एक भयानक ऊर्जा उसके पूरे शरीर को चकनाचूर कर देना चाहती थी। इससे पहले कि वह अपना बचाव कर पाता, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। वह ऐसे ही मर गया। लियू फैंग, अगर मैंने तुम्हें उस विशेषज्ञ की कब्र में देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यदि तुम मुझे मरना चाहते हो तो मारे जाने के लिए तैयार रहो। ये कहते हुए ये जियाओ फिर से मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की कब्र की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में तमाम बाधाओं को पार करने के बाद जब ये जियाओ कब्र पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही करीब 300 लोग मौजूद थे। कब्र पर प्रतिबंध अभी भी था, इसलिए वह केवल इंतजार ही कर सकता था। चारों दिशाओं से आए लोगों ने यहां कुछ देर तक इंतजार किया। आखिरकार 1 घंटे के बाद स्वर्ग और हृदय के बीच अस्थिर आभा का एक निशान दिखाई दिया। अगले ही पल भीड़ की उत्तेजित निगाहों के नीचे मकबरे की रक्षा करने वाला प्रतिबंध एक तेज धमाके के साथ टूट गया। ये सचमुच टूट गया। हाँ, जाने दो, हमें जल्दी से पहले प्रवेश करना चाहिए। हाँ, आओ प्रवेश करें। लोगों की भीड़ खंडहर के फाटक की ओर दौड़ी और उसमें प्रवेश कर गई। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि प्रतिबंध गठन ने जीवन के अनगिनत वर्षों के उतार चढ़ाव का अनुभव किया है और इसकी शक्ति पूरी तरह से बिखर गई है, तो उनके लिए अपना रास्ता बनाना बहुत मुश्किल हो गया होता। उनके दिलों में ये सबसे बड़ा अवसर था। जब तक उन्हें कब्र के मालिक के पीछे छोड़े गए खजाने प्राप्त हो जाते, यह उनके लिए खुशी से अपना जीवन जीने के लिए पर्याप्त होता। ये जियाओ और बाकी लोग पीछे नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वे अन्य लोगों के साथ कब्र में प्रवेश कर गए। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि हॉल बहुत बड़ा था। यह इतना बड़ा था कि इसमें हजारों लोग समा सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ पत्थर की मूर्ति और धूल के अलावा वहां और कुछ नहीं था। ये हॉल बहुत ही खास लग रहा था। सभी के दौड़ने के बाद उन्होंने कुछ देर तक इधर उधर देखा, फिर कुछ खजाने की खोज करने के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। ये जियाओ कई पत्थर की मूर्तियों के पास से गुजरा और उन्हें ध्यान से देखा। वह इन मूर्तियों से कुछ ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। ये पत्थर की मूर्तियां संभवतः सामान्य मूर्तियों जितनी सरल नहीं थीं। इस प्रकार का उतार चढ़ाव बेहद कमजोर था, इतना कमजोर कि ओरिजिन कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ भी अपनी उत्तेजना के कारण इसे महसूस नहीं कर सके। अध्याय 23, पत्थर की मूर्ति। ये जियाओ कब्र में प्रवेश करने के समय से ही सावधान था, इसलिए वह इन मूर्तियों से निकलने वाली अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। इसके अलावा उन्हें यह भी विश्वास नहीं था कि कब्र का मालिक, वह व्यक्ति जो एक बार मार्शल सम्राट दायरे के शिखर पर पहुंच गया था और अपनी शक्ति के साथ पूरे एजोर ड्रैगन देश पर हावी था, उसकी रक्षा के लिए अपनी कब्र के बाहर केवल कुछ प्रतिबंध छोड़ देगा। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसकी कब्र की रक्षा करने वाली कुछ अन्य चीजें भी थीं और यह कब्र खतरे से भरी हुई थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये जियाओ रास्ते पर चलता हुआ एक छोटे लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि एक शख्स पहले से मौजूद था और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था।
वह व्यक्ति एक लड़की थी जिसने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और वह परी की तरह सुंदर लग रही थी। वह झाओ युफेई थी। जब उसने किसी के कदमों की आहट सुनी तो वह पीछे मुड़ी और देखा कि एक परिचित व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है। ये जियो, हम फिर मिलेंगे। झाओ युफेई मुस्कुराए। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और जवाब में मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये दरवाजा बंद है? हाँ, ये दरवाजा बंद है। मैं काफी देर से इसे खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन यह नहीं खुला। झाओ युफेई ने निराश होकर कहा। दरवाजे की ओर देखते हुए उसने कई पैटर्न देखे और दरवाजे के बीच में एक अखरोट के आकार का एक छोटा सा छेद था। मुझे लगता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत थी। ये जियाओ ने छेद की ओर देखते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलो पहले चाबी ढूंढ लेते हैं। झाओ युफेई ने कहा और चाबी की खोज शुरू कर दी। ये जियो भी खोज रहा था। अचानक ये जियाओ की नजर मूर्ति पर पड़ी जो द्वारपाल की तरह द्वार के दाईं ओर खड़ी थी। मुझे लगता है मुझे चाबी मिल गई। ये जियाओ चिंतित होकर मुस्कुराया। झाओ युफेई जल्दी से उसके पास आया और पूछा, चाबी कहाँ है? ये जियाओ ने मूर्ति के बाएं कान की ओर इशारा किया। मूर्ति के कान पर एक छोटी सी लोहे की चाबी बाली की तरह लटकी हुई थी। उस बाली को देखकर झाओ युफेई ने उसे निकालने के लिए अपना हाथ उठाया लेकिन इस समय ये जियो ने उसे रोक दिया। इंतजार। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि यह मूर्ति इतनी सरल नहीं है। यदि आप इसे अधिक ध्यान से देखेंगे तो आप मूर्ति के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का बेहद कमजोर उतार चढ़ाव महसूस कर सकते हैं। अधिक सटीक रूप से कहें तो यहां मौजूद हर मूर्ति में एक जैसा ही भाव है। आत्मा ऊर्जा के उतार चढ़ाव की सूक्ष्म उपस्थिति। ये जियाओ ने गंभीरता से कहा। ये जियो ने जो कहा है उसे सुनकर झाओ युफेई ने ध्यान से मूर्ति के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने की कोशिश की और उसने वास्तव में इसे महसूस किया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं गलत नहीं हूं तो जैसे ही हमने चाबी छीनी, यह मूर्ति हम पर हमला कर देगी। झाओ युफेई ने चिंतित होकर कहा। ऐसा करते हैं, पहले तुम छिप जाओ। मैं जाकर मूर्ति के कान से चाबी ले लूंगा। लेकिन चिंता मत करो। मेरे पास भागने का एक रास्ता है। जब मैं चाबी लेकर भाग जाऊंगा तो यह मूर्ति जरूर चाबी ढूंढेगी और इस कमरे के गेट से दूर चली जाएगी। जब ये दूर तक जाएगी गेट से दूर, तुम इस गेट के पास आओ, मैं वह चाबी तुम्हारे पास फेंक दूंगा और तुम जितनी जल्दी हो सके गेट खोलोगे, उस समय हम प्रवेश करेंगे। ये जियो ने झाओ युफेई से कहा। नहीं, ये बहुत खतरनाक है, अगर तुम उस समय भाग नहीं सकते तो क्या होगा? झाओ युफेई ने उत्सुकता से कहा। वह भी नहीं जानती कि कब, लेकिन उससे अपने सामने इस युवक की चिंता सताने लगी थी। क्या, मुझे मत बताओ कि तुम्हें मेरी चिंता है। ये जियाओ धूर्तता से मुस्कुराया। तुम्हारे बारे में कौन चिंतित है, बदमाश? झाओ युफेई का गाल अचानक कुछ लाल हो गया। हे ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूं। चलो अब काम पर लग जाओ। तुम पहले उस खंभे के पीछे छिप जाओ, उसके बाद मैं चाबी ले लूंगा। ये जियाओ ने पत्थर की मूर्ति को देखा और कहा। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। झाओ युफेई ने अपना सिर हिलाया और एक खंभे के पीछे छिपने चली गई जो लोहे के दरवाजे के बाईं ओर था। जब ये जियो ने देखा कि झाओ युफेई ने खुद को अच्छी तरह से छिपा लिया है तो उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने सामने पत्थर की मूर्ति के कान की ओर अपना हाथ बढ़ाया और जल्दी से उसके कान से चाबी निकाल ली। जैसे ही उसने पत्थर की मूर्ति के कान से बाली उतारी, अचानक हर दिशा से ऊर्जा की एक तीव्र लहर फूट पड़ी। विशाल हॉल में मौजूद सभी मूर्तियों ने उस दिशा की ओर देखा जिस दिशा में ये जियो था और उसी दिशा में दौड़ने लगी। ये सौभाग्य की बात थी कि मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की इस कब्र में प्रवेश करने वाले सभी लोग यहाँ नहीं थे। वे सभी पहले ही विशाल हॉल छोड़कर कब्र के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। नहीं तो इस बार अवश्य ही अनर्थ हो जाएगा। ड्रैकोनिक विंग्स। वह पहले से ही तैयार था। जैसे ही उसने पत्थर की मूर्ति के कान से चाबी निकाली, वह जोर से चिल्लाया। ये जियाओ की पीठ के पीछे एक बेहद खूबसूरत काला पंख दिखाई दिया जिस पर बेहद खूबसूरत सुनहरे पैटर्न खुदे हुए थे। ये स्वर्ग को निगलने वाले दिव्य ड्रैगन के पंख थे।
जब पंख दिखाई दिए तो ये जियाओ ने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और अलग दिशा की ओर आकाश में उड़ गया। ये जियाओ हवा में उड़ रहा था और सभी पत्थर की मूर्तियां जमीन पर थीं। वे उसका कुछ नहीं कर सके। वे ये जियाओ का पीछा करते हुए जमीन पर दौड़ने लगे। वे पत्थर की मूर्तियां अत्यंत क्रूर थीं, उन सभी ने जमीन से कूदकर उस पर हमला करने की कोशिश की। सौभाग्य की बात थी कि हॉल बहुत विशाल था और आकाश में केवल वह स्वयं था। इसके अलावा भले ही पत्थर की मूर्तियों का हमला बेहद भयानक था, फिर भी उन्हें एक के बाद एक हमला करने में कुछ समय लग गया। इसलिए ये जियाओ आसानी से उन्हें चकमा देने में सक्षम था। अध्याय 24 अजीब दीवार। ये जियाओ की जगह अगर कोई और होता तो वो सब अब तक मिट्टी में मिल चुके हैं। भले ही यह ओरिजिन कोर रियलम का विशेषज्ञ हो, लेकिन इन पत्थर की मूर्तियों से उनका कोई मुकाबला नहीं होगा। आखिरकार सबसे पहले इन पत्थर की मूर्तियों की ताकत मूल कोर क्षेत्र के दूसरे या तीसरे चरण के बराबर थी। और दूसरा, इतनी सारी पत्थर की मूर्तियों के साथ भले ही मूल कोर दायरे के 9वें चरण के मार्शल कलाकार भी हों, वे इन पत्थर की मूर्तियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वहां सैकड़ों की संख्या में ये पत्थर की मूर्तियां मौजूद थीं और खास बात यह थी कि अगर इन पर हमला भी किया जाए तो इन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा और ये लगातार हमला करती रहीं। तो ये जियाओ अपने ड्रैगन के पंखों के साथ यहाँ एकमात्र व्यक्ति था जो इन पत्थर की मूर्तियों से सुरक्षित बच सकता था। कितने सुंदर पंख हैं! जब झाओ यूफेई ने ये जियो की पीठ पर पंख देखे तो वह पंखों की सुंदरता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। यह एक उड़ने वाली मार्शल आर्ट होनी चाहिए। आखिरकार केवल मार्शल किंग दायरे का एक विशेषज्ञ ही हवा में उड़ सकता है और यह उनकी पीठ के पीछे कोई पंख बनाए बिना भी होता है। केवल उड़ने वाली मार्शल आर्ट के बारे में कहा जा सकता है कि हम अपने पीछे पंख बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, यह आकाश में उड़ने के लिए है। लेकिन सभी उड़ने वाली मार्शल आर्ट बहुत कीमती हैं। यहाँ तक कि 5 महान संप्रदायों में भी ये जियो कैसे उड़ने वाली मार्शल आर्ट पर अपना हाथ जमा लेता है। उन पंखों और इसकी गति को देखते हुए ये कम से कम एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक होना चाहिए उड़ान मार्शल कौशल। यहाँ तक कि मेरे स्वर्ग तलवार संप्रदाय में केवल 3 उड़ान मार्शल कौशल हैं और उन उड़ान मार्शल कौशल का उच्चतम ग्रेड हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक है। वह जो दिखाता है उससे कहीं अधिक है। झाओ यूफेई ने खुद से बात की। फिर वह खंभे के पीछे से निकली और लोहे के दरवाजे की ओर दौड़ी। जब ये जियो ने देखा कि वह लोहे के दरवाजे तक पहुंच गई है तो उसने दरवाजे की चाबी झाओ यूफेई की ओर फेंक दी। उसने चाबी पकड़ी और लोहे के दरवाजे के छेद में डाल दी। जब चाबी लोहे के दरवाजे के अंदर लगाई गई तो अचानक लोहे के दरवाजे पर खुदी हुई सभी आकृतियां चमक उठीं और दरवाजा खुल गया। चर्र! जिस क्षण ये जियो ने झाओ यूफेई की चाबी फेंक दी, सभी पत्थर की मूर्तियां झाओ यूफेई की ओर दौड़ गईं। वह भी पूरी गति से उड़ गया और दरवाजे तक पहुंच गया। झाओ यूफेई का हाथ पकड़ा और लोहे के दरवाजे में प्रवेश कर गया। जब वह और झाओ यूफेई दरवाजे में दाखिल हुए तो लोहे का दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। सभी पत्थर की मूर्तियां दरवाजे के पीछे रह गईं। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके सामने क्या है, दोनों की आंखें फैल गईं। ये है स्पिरिट स्टोन। ये निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर हैं और इनकी संख्या हजारों में है और 10 मध्यम दर्जे के स्पिरिट स्टोन भी हैं। झाओ यूफेई ने अपनी आंखें चौड़ी की और कमरे के कोने पर रखे स्पिरिट पत्थरों के ढेर को देखा। 5 निम्न ग्रेड स्पिरिट हथियार, 2 मध्यम ग्रेड स्पिरिट हथियार और उच्च ग्रेड स्पिरिट हथियार भी हैं। ये जियो ने कमरे के दूसरे कोने की ओर इशारा किया और फिर कहा, मिस झाओ, मैं उन 2 मध्यम श्रेणी की स्पिरिट तलवार और 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को यहां ले जाऊंगा। बाकी सब कुछ आपका है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये ठीक है, लेकिन आप वह उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियार क्यों नहीं लेते? और वहां हजारों निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर भी हैं। झाओ यूफेई ये जियाओ को केवल कुछ ही चीजें लेने का विकल्प चुनते देखकर हैरान हो गया। ये जियो ने हंसते हुए कहा, मिस झाओ, ऐसा नहीं है कि मैं हाई ग्रेड स्पिरिट हथियार नहीं लेना चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि यह हाई ग्रेड स्पिरिट हथियार एक भाला है और मुझे तलवार का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा पसंद है। ये 2 हैं मध्यम श्रेणी के स्पिरिट हथियार तलवार हैं, इसलिए मैं उन्हें लूंगा।
जहां तक हजारों निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की बात है, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें ले सकते हैं, मैं केवल ये 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर लूंगा। हालांकि उनमें से केवल 10 है, फिर भी वे 100 निम्न ग्रेड के बराबर हैं आत्मा पत्थर। ये जियो ने जो कहा उसे सुनकर झाओ यूफेई ने अपना सिर हिलाया। तब मैं विनम्र नहीं रहूंगी, मैं उन सभी को ले लूंगी। झाओ यूफेई ने अपना हाथ लहराया और पीछे छोड़ी गई सभी वस्तुएं गायब हो गईं। स्थानिक वलय, ये जियो आश्चर्यचकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि झाओ यूफेई के पास एक स्थानिक अंगूठी होगी। वह निश्चित रूप से सरल नहीं है। स्वर्ग तलवार संप्रदाय में उसकी स्थिति ऊंची होनी चाहिए। कमरे का सारा सामान लेने के बाद उन्होंने इधर उधर देखा कि कहीं कुछ और तो नहीं छूट गया। मुझे लगता है कि उस दीवार में कुछ अजीब है। झाओ यूफेई ने उनके बाईं ओर वाली दीवार की ओर इशारा किया। ये जियाओ ने दीवार को देखा और पाया कि ये दीवार वास्तव में अन्य दीवारों से अलग थी। ये कुछ दुर्लभ सामग्रियों से बना था और ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी चीज की सुरक्षा के लिए था। मुझे लगता है कि हमें इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ये जियो ने कहा। झाओ यूफेई ने अपना सिर हिलाया और दीवार पर एक भयानक हमला किया। ये जियाओ ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और दूर खड़े रहे। झाओ यूफेई ओरिजिन कोर दायरे के विशेषज्ञ थे और वह क्यूई संक्षेपण दायरे के दूसरे चरण में थे। अगर वह दीवार पर भी हमला करता तो वह उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाता। बूम! एक तेज आवाज निकली और एक आकृति उड़ती हुई निकली। वह शख्स झाओ यूफेई था। वह दीवार पर हमला कर रही थी, लेकिन इसके बजाय वह दीवार के पलटाव से उड़ गई। वहां एक अवरोध है जो दीवार की रक्षा कर रहा है, झाओ यूफेई ने कहा। उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि दीवार की सुरक्षा में कोई अवरोध था। अब हम क्या करेंगे? झाओ यूफेई ने अपने मुंह के कोने से खून साफ किया और ये जियो की ओर देखा। यदि यहाँ कोई अवरोध है तो अवश्य ही कुछ ऐसा होगा जो अवरोध को मजबूत करने के लिए उसे ऊर्जा प्रदान कर रहा है, ये जियाओ ने कहा और हर जगह देखना शुरू कर दिया, कुछ खोजने लगा। अध्याय 25 ऊर्जा का स्रोत। ये जियो ने जो कहा उसे सुनकर झाओ यूफेई ने भी ऐसी चीज की खोज शुरू कर दी जो इस अवरोध को हजारों साल पहले से अब तक अपनी गति जारी रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान कर सके। उन दोनों ने काफी देर तक खोजा लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। अब क्या करें? झाओ यूफेई ने अपने सामने वाले युवक की ओर देखा। जिस क्षण से उसने इस युवक को देखा, उसने हमेशा अपने हर काम से उसे आश्चर्यचकित किया है। वे यादें अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी जब सभी पत्थर की मूर्तियां ये जियाओ का पीछा कर रही थी, क्योंकि उसने इस कमरे के लोहे के दरवाजे को खोलने के लिए खुद को शिकार बना लिया था जिसमें वे वर्तमान में थे। वह नहीं जानती थी कि कैसे, लेकिन उसे विश्वास था कि ये जियाओ निश्चित रूप से दीवार की सुरक्षा करने वाली बाधा को तोड़ने का समाधान ढूंढ लेगी। वे दोनों इस बात को लेकर उत्सुक थे कि उस अजीब दीवार के पीछे क्या है जिसकी सुरक्षा के लिए इस स्तर के अवरोध की आवश्यकता है। ये जियाओ एक पल के लिए चुप रहा और फिर उस अवरोध की ओर देखा जो अजीब दीवार की रक्षा कर रहा था। मुझे लगता है कि मुझे वह चीज आजमानी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अगर यह वास्तव में मदद करने में सक्षम हो सकता है तो इसका मतलब है कि अगर मैं कभी भी इस प्रकार के गठन में फंस गया तो मैं आसानी से इससे बाहर निकल सकता हूं, ये जियो ने सोचा और कहा, मुझे इसे आजमाने दो। ये जियाओ उस बैरियर के पास आया और उसने बैरियर पर हाथ रखा और 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत प्रसारित करना शुरू कर दिया। वह क्या कर रहा है? झाओ यूफेई ने ये जियो को बैरियर पर हाथ रखते हुए देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जियाओ अब क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। वह कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। उसे इस बात का प्रबल एहसास था कि ये जियाओ फिर से कुछ ऐसा करेगा जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाएगी। खा जाओ, ये जियो जोर से चिल्लाया। गर्जन! उसकी चेतना के समुद्र में एक अजगर की दहाड़ सुनाई दी और अचानक बाधा से सारी ऊर्जा बाढ़ की तरह उसके शरीर में आने लगी। आह! वह दर्द से कराह उठा। वहां बहुत अधिक ऊर्जा थी और अगर ये लंबे समय तक जारी रहा तो उसका शरीर निश्चित रूप से फट जाएगा। ये जियो क्या हुआ? ये जियो की दर्दनाक चीख से झाओ यूफेई डर गई।
कुछ नहीं, तुम वहीं खड़े रहो, इधर मत आओ। ये जियाओ ने अपने शरीर से आ रहे दर्द को सहन किया और बड़ी मुश्किल से कहा। वह वर्तमान में 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत प्रसारित कर रहा था और अपने शरीर में आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था। बूम। क्यूई संक्षेपण क्षेत्र का तीसरा चरण। कुछ समय बाद वह एक बार फिर सफल हुआ और क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के दूसरे चरण से क्यूई संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण में पहुंच गया। इस स्थिति में ये जियो की सफलता को देखकर झाओ युफेई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये कैसे हो सकता है? वह अभी अभी क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के तीसरे चरण में पहुंचा है। वह कुछ समय पहले भी दर्द से कराह रहा था, लेकिन अब ये जियाओ लगातार ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और जब वह क्यूई संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण के शिखर पर पहुंचा तो उसने अपना हाथ बैरियर से उठा लिया। बहुत अधिक ऊर्जा। इतनी ऊर्जा अवशोषित करने के बाद भी कुछ ऊर्जा बची हुई है। ये जियो ने सोचा। ये जियो, क्या तुम ठीक हो? झाओ युफेई ने चिंतित होकर पूछा जब उसने ये जियो को बैरियर से अपना हाथ उठाते देखा। मैं ठीक हूं। चिंता मत करो। ये जियाओ मुस्कुराया। जब उसने देखा कि झाओ युफेई उसके बारे में चिंता कर रहा था तो उसे अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। शुरू से ही उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि दूसरे उनके लिए परवाह करते हैं। एक दिन सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें बुजुर्ग ये फैन आए और उसे अंदर ले गए। तभी उसे अपने दिल में गर्मी महसूस हुई। उन्होंने 5वें बुजुर्ग ये फैन को अपने दिल में अपने पिता के रूप में लिया। लेकिन 5वें बुजुर्ग ये फैन की मृत्यु के बाद उन्हें एक बार फिर परित्यक्त महसूस हुआ। अब झाओ युफेई को उसके बारे में चिंता करते हुए देखकर उसे वास्तव में गर्मजोशी महसूस हुई और वह उसे दिल की गहराइयों से देखकर मुस्कुराया। जब झाओ युफेई ने ये जियो को अपनी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो उसे लगा कि उसका दिल धड़क रहा है और वह शर्मा गई। उसके गोरे गोरे गाल हल्के से लाल हो गए। उस समय आपके साथ क्या हुआ था? आप दर्द से कराह रहे थे और अचानक अपने साधना क्षेत्र के अगले चरण में पहुंच गए। झाओ युफेई जल्दी से घूमा और एक बैरियर द्वारा संरक्षित दीवार की ओर देखते हुए पूछा। इस समय किसी अज्ञात कारण से उसने ये जियाओ की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। ये कुछ भी नहीं है। मैं बस ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं एक गुप्त विधि के माध्यम से इस बाधा को तोड़ सकता हूं। उस प्रक्रिया में मुझ पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये जियो ने एक यादृच्छिक उत्तर दिया और इसे झाओ युफेई को दिया। बेशक वह ये नहीं कह सकता कि उसमें ऊर्जा वाली किसी भी चीज को निगलने की क्षमता है। ये जियाओ ने बैरियर से ऊर्जा का उपभोग करना जारी नहीं रखा क्योंकि वह बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। हालांकि उनकी बुनियाद बहुत मजबूत थी, लेकिन बहुत तेजी से खेती करने का अपना ही नुकसान है। लेकिन मुझे पता चल गया कि वह चीज कहाँ है जो इस अवरोध को लगातार ऊर्जा प्रदान कर रही है। ये जियाओ मुस्कुराया। जब वह बैरियर से ऊर्जा का उपभोग कर रहा था तो उसने देखा कि इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा कहां से आ रही थी, और वह बैरियर की ऊर्जा का स्रोत था। कहाँ? ये जियाओ को ये कहते हुए सुनकर कि उसे पहले ही पता चल गया है कि ऊर्जा का स्रोत कहाँ है, उसकी आंखें चमक उठीं। ये जानना होगा कि हजारों वर्षों से बैरियर को मजबूत करने के लिए उसमें लगातार ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। ये निश्चित रूप से एक खजाना है। यह उस दीवार के अंदर है। उस चीज की वजह से ही दीवार इतनी अजीब लग रही थी। ये जियाओ ने दीवार की ओर इशारा किया। तो यह ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं, काफी समय तक खोजने के बाद भी हमें यहां कुछ भी नहीं मिला। झाओ युफेई को अचानक एक एहसास हुआ। लेकिन हमें पहले इस बाधा को तोड़ना होगा, लेकिन कैसे? झाओ युफेई एक बार फिर समाधान के बारे में सोचने लगा। अध्याय 26 बाधा को तोड़ना। मिस युफेई, चिंता मत करो। मेरे पास बाधा को तोड़ने का एक तरीका है, ये जियाओ ने कहा। उसने लगभग सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उस चीज के अंदर थोड़ी सी ऊर्जा बची है जो बाधा को ऊर्जा प्रदान कर रही है। बैरियर को लगातार ऊर्जा प्रदान करने के बाद ऊर्जा स्रोत में उसकी ऊर्जा का 5% से भी कम बचा था। अब ये जियो ने 5% ऊर्जा के एक बड़े हिस्से को अवशोषित कर लिया है, जो सीधे क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के शुरुआती दूसरे चरण से क्यूई संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण के शिखर तक पहुंच गया है।
तो मूल रूप से उस ऊर्जा स्रोत में उसकी मूल ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा ही बचा था। ये केवल कुछ और समय के लिए अवरोध को अपनी ऊर्जा प्रदान कर सकता है और फिर यह अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर देगा। इस बाधा को तोड़ने का उपाय क्या है? झाओ यूफेई ने कुछ उम्मीद से उसकी ओर देखा। दो रास्ते हैं। पहला है कि कुछ समय इंतजार किया जाए, स्रोत की ऊर्जा खत्म होने से अवरोध अपने आप टूट जाएगा। हजारों वर्षों के बाद इसकी ऊर्जा अब 1% से भी कम रह जानी चाहिए। इसलिए इंतजार कर रहा हूं, स्रोत से उसकी सारी ऊर्जा खत्म करने के लिए आधा दिन या पूरा दिन पर्याप्त होना चाहिए। और दूसरा, हम अपनी शक्तिशाली चालों से हमला करेंगे। बैरियर अपने स्रोत से अधिक ऊर्जा का उपभोग करेगा और भी तेजी से समाप्त हो जाएगा। ये हमारी कुछ चालों के बाद टूट जाएगा। हमें आधे दिन या आधे दिन तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है बाधा को अपने आप टूटने देने के लिए एक पूरा दिन। ये जियो ने झाओ यूफेई को अपना सिद्धांत समझाया। आप कैसे जानते हैं कि बैरियर की ऊर्जा के स्रोत में इसकी मूल ऊर्जा का 1% से भी कम बचा है? झाओ यूफेई ने तुरंत ये जियो के स्पष्टीकरण में एक दोष पकड़ लिया। ये लड़की वाकई खतरनाक है। ये जियाओ बोलते समय सावधान हुए बिना नहीं रह सका। मैंने जो देखा है, यह अवरोध लगभग 10,000 वर्षों से यहाँ है और यह खुद को मजबूत करने और अपनी गति बनाए रखने के लिए इन लंबी अवधि के लिए लगातार अपने स्रोत से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। इसके अलावा मेरे पास एक गुप्त तकनीक है जो गणना कर सकती है कि इसकी ताकत कितनी है। जब मैंने बैरियर को छुआ तो उस समय मैं गणना कर रहा था कि ऊर्जा स्रोत में कितनी ऊर्जा बची है। यही कारण है कि मैंने कहा कि ऊर्जा स्रोत में 1% से भी कम ऊर्जा बची है। हाँ, ये जो मैंने अभी कहा उससे भिन्न हो सकता है क्योंकि यह किसी चीज की गणना करने के लिए इस गुप्त तकनीक का उपयोग करने का मेरा पहला अवसर है। ये जियाओ शर्मिंदगी से हंसे। हम्फ, अगर तुम वजह नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। तुम बहाने क्यों बना रहे हो? झाओ यूफेई ने चिल्लाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये जियाओ ने अभी क्या कहा। न केवल मुझे वायु तत्व से आत्मीयता है, बल्कि मैं एक विशेष क्षमता के साथ पैदा हुआ हूं। मैं किसी के दिल में होने वाले किसी भी उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता हूं। चाहे वह भय, उत्तेजना या अन्य चीजों के कारण हो, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। आप स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहे हैं। अभी आपकी दिल की धड़कन तेज और तेज हो रही है। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी के अपने रहस्य हैं। झाओ यूफेई ने उससे कहा और बैरियर की ओर देखते हुए मुड़ गया। ये जियाओ इस हद तक शर्मिंदा था कि वह अपने लिए एक छेद ढूंढना चाहता था और वहां छिपना चाहता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि झाओ यूफेई के पास इस तरह की विशेष क्षमता है। मिस झाओ, मुझे क्षमा करें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, बस मैं नहीं बता सकता। ये जियो ने शर्मिंदगी से झाओ यूफेई की ओर देखा और कहा, ये ठीक है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि हर किसी का अपना रहस्य होता है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। झाओ यूफेई उसे देखकर मुस्कुराए। ठीक है, हमें एक साथ हमला करने की जरूरत है ताकि यह बाधा शीघ्रता से टूट सके। दोनों ने सिर हिलाया और अपने सबसे शक्तिशाली हमलों से बैरियर पर हमला करना शुरू कर दिया। स्वर्ग तलवार /पहला ढहता हुआ पर्वत मुट्ठी। ये जियाओ का हमला कुएं में डूबते पत्थर जैसा था। उनका हमला बैरियर पर उतरने वाला पहला हमला था और इससे बैरियर पर केवल मामूली सी हलचल हुई। उसकी तुलना में जब झाओ यूफेई ने बैरियर पर हमला किया तो उसकी तलवार से एक भयानक तलवार क्यूई फट गई। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों तलवारें एक ही समय में एक ही स्थान पर हमला कर रही हों। पास की हवा भी ब्लेड की तरह तेज हो जाती है और वह उसकी तलवार से मिलकर बैरियर से टकरा जाती है। ये जियाओ उसके इस हमले से चकित रह गया। ये बहुत शक्तिशाली हमला था। उन्होंने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था। बूम! जब उसका वार बैरियर पर पड़ा तो बैरियर पर बहुत तेज उतार चढ़ाव दिखाई दिया और एक पल के बाद वहां एक दरार नजर आने लगी। साथ ही बैरियर ने खुद को दुरुस्त कर लिया। बैरियर पर दरार पड़ गई थी। अगर आप एक बार फिर हमला करेंगे तो मुझे लगता है कि बैरियर तुरंत टूट जाएगा। जैसा कि कहा गया है, ये जियो बहुत उत्साहित हो जाता है। जब उसने उसकी तरफ देखा तो पाया कि वह बड़ी अजीब नजरों से उसे देख रही थी।
क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये जियाओ उसके लुक से हैरान थी। क्या वह सचमुच आपका सबसे शक्तिशाली हमला था? झाओ यूफेई ने पूछा। वह अब भी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। ये जियाओ उसकी बात सुनकर दंग रह गया। वह फूट फूट कर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट इस समय उसका सबसे शक्तिशाली हमला था। ये निम्न श्रेणी का सामान्य रैंक मार्शल कौशल था। ये कौशल उसे सिल्वर मून संप्रदाय से तब मिला जब उसने संप्रदाय में प्रवेश किया था। जब ये जियो ने इस कौशल के साथ बैरियर पर हमला किया तो झाओ यूफेई उससे दंग रह गया। जिस क्षण से वह उससे मिली वह हमेशा उससे आश्चर्यचकित होती रही। उसकी नजरों में ये युवक रहस्य से घिरा हुआ था। ये जियाओ के सबसे शक्तिशाली हमले को देखकर, जो एक निम्न श्रेणी का सामान्य रैंक मार्शल कौशल था, वह एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन ये सरप्राइज पहले से अलग था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस युवक का सबसे शक्तिशाली हमला निम्न श्रेणी का सामान्य रैंक का हमला होगा। अध्याय 27 स्वर्ग तलवार स्लैश। झाओ यूफेई हमेशा ये जियो के बारे में बहुत सोचता है। उसने सोचा कि उसका सबसे शक्तिशाली कौशल कम से कम उच्च श्रेणी का सामान्य रैंक मार्शल कौशल होगा। ये जियाओ ने अपने अंगूठे से अपनी नाक को छुआ और उसे थोड़ा रगड़ा, फिर कहा, मिस झाओ, यह ऐसा है, मैं सिल्वर मून संप्रदाय से था, जो एक तीसरी श्रेणी का संप्रदाय है। जब मैंने संप्रदाय में प्रवेश किया तो मैंने ये कौशल सीखा। मेरे गुरु, जो सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें बुजुर्ग भी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं बॉडी टेम्परिंग दायरे के 6ठे चरण में पहुंचूंगा तब मैं अधिक शक्तिशाली मार्शल कौशल सीख सकता हूं। लेकिन जब मैं बॉडी टेम्परिंग दायरे के 6ठे चरण में पहुंचा तो मेरे गुरु पहले ही थे मर गया और मैं एक मेडिसिन बॉय बन गया। जिस क्षण से मेरे गुरु की मृत्यु हुई, मुझे संप्रदाय में मेरे वरिष्ठों द्वारा हमेशा धमकाया गया। यहां तक कि संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी मुझे नीची दृष्टि से देखा। मुझे उस मंडप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी जहां मार्शल कौशल संग्रहित हैं। अब मुझे पहले ही बाहर निकाल दिया गया है संप्रदाय से, इसलिए मुझे अधिक शक्तिशाली मार्शल कौशल सीखने का कोई मौका नहीं मिला। यही कारण है कि मेरा सबसे शक्तिशाली मार्शल कौशल जो अभी मेरे पास है वह केवल निम्न श्रेणी का सामान्य रैंक मार्शल कौशल है। ये जियाओ का अतीत जानकर झाओ यूफेई दंग रह गया। उसने कहा, ओह, तो आप सिल्वर मून संप्रदाय से थे। उन्होंने आप जैसी प्रतिभा को बाहर निकाल दिया, उन्हें भविष्य में निश्चित रूप से पछतावा होगा। भले ही वे ऐसा न करें, मैं उन्हें अपने निर्णयों पर पछतावा करवाऊंगा। ये जियाओ ने अपने दोनों हाथ कसकर भींच लिए। उसे अचानक सिल्वर मून संप्रदाय से मिले अपमान याद आ गए। ये जियाओ की वर्तमान अभिव्यक्ति को देखकर झाओ यूफेई ने जल्दी से विषय बदल दिया और कहा, आइए बाधा को तोड़ें। आप थोड़ी देर आराम करें, मैं बाधा पर हमला करूंगा। आखिरकार अगर आप हमला करते हैं तो भी आपका हमला लगभग कुछ नहीं करेगा। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और बैरियर से दूर खड़ा हो गया। झाओ यूफेई ने एक बार फिर बैरियर पर अपना हमला शुरू किया। स्वर्ग तलवार स्लैश पहला स्लैश। एक बार फिर वह भयानक तलवार क्यूई उसकी तलवार से निकली जो एक ही बिंदु पर एक ही समय में सैकड़ों तलवारों से हमला करने जैसी थी। बैरियर पर फिर दरार आ गई। स्वर्ग तलवार स्लैश दूसरा स्लैश। ये तलवार का वार पहले से भी अधिक भयानक था। ये हेवन स्वॉर्ड स्लैश का दूसरा स्लैश था। मार्शल कौशल को 4 रैंकों में विभाजित किया गया है। ये हैं पीला, गहरा, पृथ्वी और स्वर्ग रैंक। इन्हें आगे 3 ग्रेडों में विभाजित किया गया है, निम्न ग्रेड, मध्यम ग्रेड और उच्च ग्रेड। हेवन स्वॉर्ड स्लैश एक उच्च ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल कौशल था। इसमें कुल 3 स्लैश हैं। प्रत्येक दूसरे से अधिक शक्तिशाली है। जब झाओ यूफेई ने स्वर्ग तलवार स्लैश के दूसरे स्लैश से हमला किया तो उसके आसपास एक भयानक तलवार क्यूई दिखाई दी। इसके अलावा उसके वायु तत्व उसकी तलवार क्यूई का समर्थन कर रहे थे। वह तलवार का हमला पहाड़ की गहराई से फूट रहे लावा की तरह था। तुरंत ही उसका वार दीवार की सुरक्षा करने वाले बैरियर से टकराता है और तेज आवाज निकलती है। बूम! बैरियर कई टुकड़ों में टूटकर हवा में बिखर गया। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे हवा में उड़ गया। उसके तलवार के हमले को देखकर ये जियाओ का मुंह हो के आकार में खुल गया। उसने इतना भयानक हमला पहले कभी नहीं देखा था।
झाओ यूफेई की हालत ठीक नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह ऊर्जा से बाहर हो गई थी। तलवार के उस हमले ने उसके शरीर से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली। मूल कोर क्षेत्र के शिखर पर अपनी ताकत के साथ वह अधिक से अधिक स्वर्ग तलवार स्लैश के पहले स्लैश की शक्ति दिखा सकती थी। लेकिन बाधा को तोड़ने के लिए उसने जबरदस्ती हेवन स्वॉर्ड स्लैश के दूसरे स्लैश का इस्तेमाल किया। उनकी इस हरकत से उनके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा। उसके दोनों हाथों से खून बह रहा था। झाओ यूफेई ने एक गोली की बोतल से एक गोली निकाली और गोली निगल ली। उसके शरीर से तुरंत खून बहना बंद हो गया। उसके शरीर के घाव भी भरने लगे। रैंक 3 हीलिंग पिल, ज़ेड स्पिरिट पिल। ये जियो ने उस गोली को पहचान लिया जिसे झाओ यूफेई ने निगल लिया था। वह प्राचीन गोली देवता की यादों में विलीन हो गया था, इसलिए वह आसानी से बता सकता था कि वह कौन सी गोली खा रही थी। आपने गोली पहचान ली। झाओ यूफेई को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये जियो ने पहचान लिया कि वह कौन सी गोली खा रही थी। उसकी नज़र में ये जियो, जो तीसरी श्रेणी के संप्रदाय सिल्वर मून संप्रदाय से आती है, को ये बताने में सक्षम नहीं होना चाहिए कि उसने कौन सी गोली खाए। लेकिन वो जो सोच रही थी उससे उल्टा था। हाँ, ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या आपकी चोटें ठीक हैं? मैं ठीक हूं। झाओ यूफेई ने सिर हिलाया। वह ये जियाओ को लेकर और अधिक सतर्क दिखने लगी। यहां तक कि लियू फैंग और उनके पिता, जो अपेक्षाकृत बड़े शहर में रहते हैं और इंपीरियल सिटी के शाही परिवार से जुड़े हुए हैं, रैंक 3 की गोली को पहचानने में सक्षम नहीं थे, लेकिन ये जियो ने पहचान लिया। गोलियों और किमियागरों को रैंक 1 से रैंक 9 तक 9 रैंकों में विभाजित किया गया है। रैंक 1 क्यूई संक्षेपण क्षेत्र कृषकों के लिए एक गोली थी। रैंक 2 की गोली ओरिजिन कोर दायरे वगैरह के लिए थी। बॉडी टेम्परिंग रियलम की खेती करने वालों के लिए बिना किसी ग्रेड की एक साधारण गोली ही काफी थी। एज और ड्रैगन कंट्री में रैंक 3 की गोली बहुत दुर्लभ थी और रैंक 3 किमियागरों का बहुत सम्मान किया जाता था। यहां तक कि हेवन स्वॉर्ड संप्रदाय जैसा महान संप्रदाय भी उन्हें रखने और उन्हें अपने संप्रदाय के लिए काम करने देने के लिए कोई भी कीमत चुकाएगा। एज और ड्रैगन कंट्री में रैंक 3 किमियागर बहुत कम है। इसलिए ज़ेड हीलिंग गोली जैसी रैंक 3 की गोली को पहचानना, जो रैंक 3 की गोलियों में भी दुर्लभ है, उसके लिए एक बड़ा आश्चर्य है। झाओ यूफेई की नज़र में ये जियो और अधिक रहस्यमय दिखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोहरे की मोटी परत से ढका हुआ था जिससे वह देख नहीं पा रही थी। अब हमें इस अजीब दीवार को तोड़ना होगा और हम देख सकते हैं कि दीवार के पीछे क्या है जिसे इस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है। ये जियाओ ने दीवार की ओर देखा। अध्याय 28 गोल्डन मेटल बॉल। आप पहले आराम करें, आपकी चोटें अभी भी हैं और पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। यदि आप दोबारा हमला करते हैं तो यह आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इस अजीब दीवार पर हमला करने जा रहा हूं। ये जियो ने झाओ यूफेई से कहा और मुट्ठी बना ली। वह मुट्ठी लाल रोशनी से चमक रही थी। फिर उसने पूरी ताकत से दीवार पर हमला कर दिया। पहाड़ ढहने वाली मुट्ठी। बूम। पहाड़ ढहने वाली मुट्ठी। बूम। पहाड़ ढहने वाली मुट्ठी। बूम। उन्होंने अपने निम्न श्रेणी के सामान्य रैंक मार्शल कौशल माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट से लगातार हमला किया। वह दीवार किसी अज्ञात अयस्क से बनी थी। अपने निम्न श्रेणी के सामान्य रैंक मार्शल कौशल के साथ अजीब दीवार को तोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था। अजीब दीवार पर हमला करने के उसके महान प्रयासों से वह अजीब दीवार आखिरकार आधे घंटे के बाद ढह गई। खांसी, खांसी। उस छोटे से कमरे में हर तरफ धूल फैली हुई थी। दोनों को खांसी आने लगी। धूल के कारण उन्हें कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब धूल शांत हुई तभी चीजें अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगीं। कुछ समय बाद वे दीवार गिरने के बाद उसके मलबे में ऊर्जा का स्रोत खोजने लगे। झाओ यूफेई की नजर अचानक एक वस्तु पर पड़ी जो आधी टूटी हुई ईंट में धंसी हुई किसी प्रकार की छोटी धातु की गेंद जैसी दिख रही थी। वह धातु का गोला सुनहरी चमक से चमक रहा था। ये जियो, इस गेंद को देखो। क्या यह ऊर्जा का स्रोत है? झाओ यूफेई ने ये जियो को सुनहरी धातु की गेंद दिखाए। ये जियाओ ने सुनहरी धातु की गेंद ली और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया।
वह उस सुनहरी धातु की गेंद से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का अंश महसूस कर सकता है। मुझे भी ऐसा लगता है। इस धातु की गेंद के अलावा उस अजीब दीवार के मलबे में कुछ भी नहीं है। ये जियाओ ने अपने आसपास देखा और कहा, यह धातु की गेंद कुछ अजीब लग रही है। जाहिर तौर पर इसके अंदर थोड़ी सी भी आत्मा ऊर्जा नहीं बची है, लेकिन फिर भी समय समय पर इस सुनहरी धातु की गेंद से आत्मा ऊर्जा निकल रही है। ये जियो ने झाओ युफेई को स्वर्ण धातु की गेंद लौटा दी और एक निश्चित दिशा की ओर देखा। एक समय वहां एक अजीब सी दीवार खड़ी थी, लेकिन अब उस जगह पर एक गुफा दिखाई देती है। क्या वह दीवार इस गुफा की रक्षा कर रही थी? वहां अंदर क्या है? चलो वहां जाकर देखते हैं। झाओ युफेई ने गुफा की ओर देखा और ये जियो से कहा, चल दर। ये जियो और झाओ युफेई ने अपना कदम आगे बढ़ाया और गुफा में प्रवेश किया। वह गुफा अंधकार से भरी हुई थी। गुफा के अंदर रोशनी का एक भी कण नहीं था। वहां केवल एक सीधा रास्ता था जो गुफा की गहराई तक जाता था। ये जियो और झाओ युफेई अंधेरी गुफा में चल रहे थे। समय समय पर उनका सामना चमगादड़ों के समूह से होता है। उस गुफा में, जहां सिर्फ अंधेरा था और बीच बीच में अंदर से पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आती थी और फिर चमगादड़ों का एक समूह उन दोनों की ओर उड़ता था। इससे उनमें डर पैदा हो गया। झाओ युफेई ने ये जियो का हाथ छीन लिया और उसे बहुत कसकर पकड़ लिया। ये पहली बार था झाओ युफेई को इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा जहां केवल अंधेरा था और कुछ नहीं। इससे वह सचमुच बहुत डर गई। और ये अंधेरी गुफा इतनी खामोश थी कि चलने की आवाज आ रही थी। ये जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उस गहन अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यहां तक कि अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। उसे केवल यह महसूस हो रहा था कि एक मुलायम हाथ ने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा है। ये जियाओ थोड़ा कांप उठा। वह नहीं जानता कि जब झाओ युफेई ने उसका हाथ पकड़ा तो ये कैसा एहसास था, लेकिन वह सहज रूप से इसे हमेशा के लिए महसूस करना चाहता था। वह उसका हाथ पकड़े रहना चाहता था। ये जियो ने अपना सिर हिलाया और अपनी वर्तमान भावना को अपने सिर के पीछे फेंक दिया। वे दोनों इस अंधेरी गुफा में थे और अचानक उन्हें किस खतरे का सामना करना पड़ेगा यह उन्हें पता नहीं था। इसलिए उन्हें यहां अधिक सावधान रहना होगा। लगभग 500 मीटर चलने के बाद अचानक उन्हें सामने प्रकाश की एक किरण चमकती हुई दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और प्रकाश की उस किरण के पास पहुंचे। वे प्रकाश की किरण के जितना करीब जाते हैं, प्रकाश की किरण उतनी ही बड़ी हो जाती है। जब वे प्रकाश की किरण के सामने पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह दंग रह गए। उनके सामने एक छोटी सी झील थी। उस झील के पीछे एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत सारे फल थे। उन्होंने फलों की गिनती की और पाया कि वहां कुल 20 फल थे। वहां से कुछ दूर बांस की बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। वे सबसे पहले झील के सामने पहुंचे। वह झील एक सामान्य झील ही थी, परंतु उन्होंने देखा कि झील के मध्य में एक तलवार है। तलवार का आधे से अधिक भाग झील में डूब रहा था, केवल उसकी मूठी दिखाई दे रही थी। मिस झाओ, वह तलवार, मुझे वह चाहिए। आप देखिए, मेरे पास कोई अच्छा हथियार नहीं है। ये जियो ने कुछ शर्मिंदगी से झाओ युफेई की ओर देखा। लेकिन वह क्या कर सकता है? अगर उसे कोई अच्छा हथियार चाहिए तो उसे साहसी बनना होगा और पूछना होगा कि उसे क्या चाहिए। ये ठीक है, मेरे पास पहले से ही एक बहुत अच्छी तलवार है, इसलिए मुझे दूसरी तलवार की आवश्यकता नहीं है। आप इसे ले सकते हैं। झाओ युफेई को यह भी पता था कि ये जियाओ के पास केवल मध्यस्तरीय सामान्य रैंक का हथियार था, इसलिए उसने ये जियो से कहा कि वह तलवार ले सकता है जो उनके सामने थी। ये जियाओ झील में कूद गया और तलवार की मूठ की ओर तैरने लगा। वह झील के मध्य में तलवार के पास पहुंचा, अपनी तलवार उठाए और तलवार की मूठ पकड़ ली। आह! अचानक ये जियाओ दर्द से चिल्लाया। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, तलवार से निकली भारी मात्रा में तलवार क्यूई ने उसके शरीर पर हमला कर दिया। उसके शरीर के सारे शिरोबिंदु टूटने लगे। उसे लगा कि सैकड़ों तलवारें एक साथ उसके शरीर को अंदर से काटने लगीं। अध्याय 29 उच्च स्तरीय आत्मा रैंक तलवार। ये जियो, क्या हुआ? ये जियो की दर्दनाक चीख सुनकर झाओ युफेई चिंतित हो गए।
वह झील में कूदने ही वाली थी कि तभी ये जियाओ की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। यहाँ मत आओ, अभी झील में बहुत अधिक तलवार क्यूई है। ये तलवार क्यूई बहुत मजबूत है। यदि आप झील में उतरेंगे तो आप घायल हो जाएंगे। परंतु आप मेरी चिंता मत करो, तुम वहीं रहो। इससे पहले कि झाओ युफेई अपनी बात पूरी कर पाती, ये जियो ने एक बार फिर उसे इंतजार करने और झील में न आने के लिए कहा। स्वॉर्ड क्यूई बहुत शक्तिशाली था, वह नहीं जानता था कि इस स्थिति में क्या करना है। उनके कई शिरोबिंदु बुरी तरह घायल हो गए। तलवार क्यूई धीरे धीरे अपने डेंटियन की ओर बढ़ रही थी। ये जियाओ ये देखकर चिंतित हो गया। इससे पहले कि तलवार क्यूई उसके शरीर पर आक्रमण कर सके, उसके दिल से एक तेज आवाज आती है। स्वर्गीय मोती शुद्ध ऊर्जा की एक धारा छोड़ता है। शुद्ध ऊर्जा की वह धारा उसके शरीर में फैलने लगी। शुद्ध ऊर्जा की उस धारा के संपर्क में आने वाली सारी तलवार क्यूई ऐसे गायब हो गई जैसे वह कभी थी ही नहीं। उसके शरीर से सभी आक्रमणकारी तलवार क्यूई को साफ करने के बाद शुद्ध ऊर्जा की वह धारा उसके डेंटियन में प्रवेश कर गई। जब ये जियाओ के डेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा को छूता है तो यह उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी अधिक शुद्ध करने लगता है। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक शुद्ध और सघन होने लगी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध करने के बाद स्वर्गीय मोती से आने वाली शुद्ध ऊर्जा की धारा उनके शरीर के हर छिद्र में प्रवेश कर गई। उसका शरीर और भी मजबूत हो जाता है। ये जियाओ को आपदा से लाभ हुआ। जब सब कुछ सामान्य हो गया, ये जियाओ ने झील से तलवार निकाली। उस पल ये जियाओ को लगा कि वह उस तलवार से जुड़ा हुआ है। उसकी आह निकल गई। स्वर्गीय मोती ने न केवल उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध किया और उसके शरीर को मजबूत बनाया, बल्कि इससे उसे तलवार को वश में करने में भी मदद मिली। तलवार प्राप्त करने के बाद ये जियो ने ये भी ध्यान से नहीं देखा कि यह तलवार किस रैंक की है। वह तैरकर वापस झाओ युफेई के पास लौट आया। क्या आप ठीक हो? वह अब भी कुछ चिंतित थी। जब उसने ये जियाओ की दर्दनाक चीख सुनी तो उसे नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसका दिल थोड़ा दुख गया। अब जब ये जियाओ उसके पास लौट आया तो उसने राहत की सांस ली। मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। ये जियाओ उसे देखकर मुस्कुराया। ये जियाओ ने अपने हाथ में तलवार को देखा। यह एक लंबी पतली तलवार थी। उस तलवार से ऐसी आभा निकल रही थी मानो वह हत्या करने के लिए ही बनाई गई हो। झाओ युफेई भी उस तलवार की आभा से आकर्षित थे। उसने ये जियाओ के हाथ से तलवार ले ली और उसे ध्यान से देखा। यह तलवार एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट हथियार है। झाओ युफेई ने कुछ आश्चर्यचकित स्वर में कहा, यह जानना होगा कि एजियो ड्रैगन कंट्री में स्पिरिट हथियार बहुत दुर्लभ है, मुख्य रूप से उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियार। यहाँ तक कि एजियो ड्रैगन देश में कुछ बड़े संप्रदायों के संप्रदाय नेता केवल निम्न या मध्यम श्रेणी के स्पिरिट हथियार का उपयोग करते हैं। केवल कुछ वास्तव में महान हस्तियां जैसे 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय नेता या एजियो ड्रैगन कंट्री के सम्राट उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियारों का उपयोग करते हैं। एजियो ड्रैगन कंट्री एजियो स्काई महाद्वीप में एक छोटा सा देश था। यहाँ अच्छे कीमियागर, रिफाइनर और फॉर्मेशन मास्टर बहुत कम होते हैं। अतः इस देश में उच्च कोटि का स्पिरिट हथियार शक्ति का प्रतीक था। क्या ये तलवार वास्तव में उच्च श्रेणी का स्पिरिट हथियार है? ये जियाओ ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह तलवार उच्च श्रेणी का स्पिरिट हथियार था। जिस क्षण से उन्हें मार्शल आर्ट के बारे में पता चला और उन्होंने मार्शल आर्ट की राह पर चलना शुरू किया, उन्होंने केवल निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के सामान्य हथियार ही देखे थे। उसने जिस तलवार का प्रयोग किया वह केवल निम्न श्रेणी का सामान्य हथियार था। उन्होंने स्पिरिट रैंक का कोई हथियार कभी नहीं देखा था। उसने केवल लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना। अब जब एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट हथियार उसके सामने था तो वह सचमुच आश्चर्यचकित हो गया। झाओ युफेई ने ये जियो को तलवार लौटा दी और उसे चेतावनी दी, इस तलवार का उपयोग केवल खतरे में करें। लोगों को अपनी तलवार आसानी से न देखने दें, अन्यथा आप केवल उन लोगों के हमलों का सामना करेंगे। मैं समझता हूं। ये जियाओ ने पहचान में अपना सिर हिलाया। उसके हाथ में मौजूद तलवार इस मकबरे के मालिक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार था, जो मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर एक मार्शल आर्टिस्ट था।
उसने तलवार को देखा और फिर उसे हेवनली पल के अंदर 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल पर रख दिया। स्थानिक वलय। झाओ युफेई आश्चर्यचकित रह गया और उसने अपनी उंगली में अंगूठी को देखा। यह अंगूठी सिर्फ एक साधारण अंगूठी थी, कोई स्थानिक अंगूठी नहीं। ये जियाओ ने यह अंगूठी सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पहनी थी। आखिरकार वह किसी को नहीं बता सकता कि उसके पास हेवनली पल जैसा खजाना है। लेकिन ये स्थानिक वलय कुछ अजीब है। ये स्थानिक वलय जैसा नहीं दिखता। झाओ युफेई एक महान संप्रदाय से आती है और उनके पास एक स्थानिक अंगूठी भी है। इसलिए वह स्थानिक वलय से परिचित थी और उसने तुरंत देखा कि ये जियाओ के स्थानिक वलय में कुछ गड़बड़ थी। यह हे ये सिर्फ एक निम्न स्थानिक वलय है, एक दोषपूर्ण स्थानिक वलय है। ये जियाओ ने जल्दी से एक बहाना बनाया और कहा, इस डर से कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। ओह, तो यह मामला है। आपकी उंगली में स्थानिक अंगूठी खराब है, इसलिए यह मुझे कुछ अजीब लग रहा है। दोषपूर्ण स्थानिक वलय के अंदर का स्थान स्थिर नहीं होता है। ये चोट लगने के बाद किसी भी क्षण ढह सकता है। आपको इसे बदल देना चाहिए। झाओ युफेई ने कहा। बदल दें? झाओ युफेई ने उसे जो बताया उससे ये जियाओ को आश्चर्य हुआ। उसने उससे स्थानिक वलय को इतनी लापरवाही से बदलने के लिए कहा कि ऐसा लगे कि उसकी नज़र में स्थानिक वलय कुछ भी नहीं था। किसी भी उच्च श्रेणी की गोलियों या हथियारों की तरह स्थानिक वलय भी दुर्लभ है। और चूंकि ये दुर्लभ था इसलिए इसकी कीमत भी बहुत अधिक थी। एक स्थानिक अंगूठी की तो बात ही छोड़ दें, भले ही वह निम्न श्रेणी का स्थानिक बैग हो, इसकी कीमत 1000 सोने के सिक्कों से अधिक होगी। एक मध्यम और उच्च श्रेणी के स्थानिक बैग की कीमत 10,000 सोने के सिक्कों से अधिक होगी। स्थानिक वलय उच्च रैंक स्थानिक बैग से बेहतर है। इसकी कीमत उन उच्च रैंक स्थानिक बैग से भी अधिक होगी। अध्याय 30 डार्क ब्लेज फ्रूट। झाओ युफेई के आकस्मिक शब्दों को सुनकर उसे एक बार फिर लगा कि उसे वास्तव में स्वर्ग तलवार संप्रदाय में कुछ दर्जा प्राप्त है। जब मैं 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए इंपीरियल सिटी जाऊंगा तो मैं इसे वहां बदल दूंगा। ये जियाओ ने एक लंबी सांस ली और छोड़ दी। यदि यह स्वर्गीय मोती प्राप्त करने से पहले होता तो उसके लिए ये शब्द कहना असंभव होता। लेकिन अब उसके पास स्वर्गीय मोती है जहां से वह जितनी चाहे उतनी स्पिरिट स्टोन निकाल सकता है। इसलिए स्थानिक अंगूठी खरीदना अब उसके लिए कुछ भी नहीं था। हाई टियर स्पिरिट तलवार प्राप्त करने के बाद ये जियो और झाओ युफेई दोनों ने झील के दूसरी ओर पेड़ की ओर देखा। वे धीरे धीरे झील के चारों ओर चले और उस पेड़ तक पहुंच गए। उस पेड़ पर लगे फल गहरे लाल रंग के थे और उनका आकार एक बच्चे की मुट्ठी के बराबर था। उनमें से 20 थे। डार्क ब्लेज फ्रूट। डार्क ब्लेज फ्रूट। झाओ युफेई और येजियो दोनों ने एक ही समय में कहा। वह इस फल को पहचान भी सकता है। ये सुनकर झाओ युफेई ने आश्चर्य से येजियो की ओर देखा। डार्क ब्लेज फल एक बहुत ही दुर्लभ फल था और यह केवल भाग्य से ही पाया जा सकता है, खोजा नहीं जा सकता। ये जियाओ पहचान सकती है कि यह फल उसके लिए एक आश्चर्य था। एक फल को उगने और पकने में लगभग 500 साल लगते हैं। एक डार्क ब्लेज फल के पकने के बाद ही दूसरा फल उग सकता है। पेड़ के शीर्ष पर इनमें से 20 डार्क ब्लेज फल थे। इसका मतलब यह है कि यह पेड़ कम से कम 10,000 साल से यहां था। यह वाकई चौंकाने वाला था। डार्क ब्लेज फ्रूट का उपयोग ब्लेज युआन पिल नामक रैंक 4 की गोली को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक के रूप में किया जा सकता है। ब्लेज युआन गोली का सेवन केवल मार्शल किंग दायरे के 5वें चरण और उससे ऊपर जाने के बाद ही किया जा सकता है। यह न केवल किसी व्यक्ति को सीधे 2 चरणों में आगे बढ़ने दे सकता है, चाहे वह मार्शल किंग दायरे का मार्शल कलाकार हो या मार्शल सम्राट दायरे का, यह उनके शरीर में अग्नि तत्व को जन्म देने में भी मदद कर सकता है। चूंकि यह किसी के शरीर में अग्नि तत्व को जन्म देने में मदद कर सकता है, इसलिए यह बहुत मूल्यवान है, मुख्यतः उनके लिए जो कीमियागर बनना चाहते हैं। यदि किसी के पास पहले से ही अग्नि तत्व वाला शरीर है तो ये ब्लेज युआन गोली उनके शरीर में अग्नि तत्व को और मजबूत कर सकती है। और इसी वजह से ब्लेज युआन पिल बहुत कीमती थी। और चूंकि ब्लेज युआन पिल का मुख्य घटक डार्क ब्लेज फ्रूट था और यह बहुत दुर्लभ भी था, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत अधिक थी।
ये जियाओ के पास अब प्राचीन पिल भगवान की यादें हैं। गोलियों और कीमिया के बारे में वह सारा ज्ञान जो उस प्राचीन पिल भगवान ने अपने जीवन काल में जमा किया था, अब उसका ये जियाओ का था। यदि वह कीमियागर के मार्ग पर चलना जारी रखना चाहता है तो उसे एक बहुत अच्छी आग की आवश्यकता है। भले ही वह इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता, फिर भी उसे अपनी खेती के लिए गोलियों की जरूरत है। चूंकि वह पहले से ही अपने लिए एक गोली परिष्कृत कर सकता है तो फिर खरीदने की जहमत क्यों उठाए। बेशक वह कीमिया के बारे में अपना ज्ञान बर्बाद नहीं करेगा। किसी गोली को उच्च शुद्धता के साथ परिष्कृत करने के लिए उसे अच्छी आग की आवश्यकता थी। फायर सोल उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यदि वह फायर सोल पर अपना हाथ रख सकता है तो उसे उच्च शुद्धता वाली गोली को परिष्कृत करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कौन जानता है कि कब उसके हाथ फायर सोल लग जाए। आखिरकार सबसे निचली श्रेणी की अग्नि आत्मा भी किसी भी दुर्लभतम गोली या यहां तक कि स्वर्ग रैंक की मार्शल आर्ट तकनीक से कहीं अधिक कीमती है। यदि वह फायर सोल पर अपना हाथ डालना चाहता है तो उसे एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी, और इसके लिए काफी लंबा समय लगेगा। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प अग्नि तत्व शरीर प्राप्त करना या अग्नि तत्व मार्शल आर्ट तकनीक विकसित करना था। यदि वह इन डार्क ब्लेज फलों का उपयोग करके ब्लेज युआन गोली को परिष्कृत करता है तो न केवल वह अपने शरीर में अग्नि तत्व को जन्म दे सकता है, बल्कि वह अपनी खेती में भी बड़े अंतर से आगे बढ़ सकता है। लेकिन यदि वह ब्लेज युआन गोली को परिष्कृत करना और खाना चाहता है तो उसे पहले मार्शल किंग दायरे के कम से कम 5वें चरण की खेती करने की आवश्यकता है। अभी वह क्यूई संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण का केवल एक छोटा लड़का था, इसलिए उसे ब्लेज युआन गोली को परिष्कृत करने और खाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इस वजह से अभी उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प अग्नि तत्वीय मार्शल कौशल विकसित करना था, ताकि वह उस अग्नि तत्व मार्शल कौशल से आग का उपयोग करके एक गोली को परिष्कृत कर सके। अफसोस की बात है, उसके सामने एक बड़ा अवसर था, लेकिन वह फिलहाल इस अवसर का उपयोग अपने लिए नहीं कर सकता। अगर मैं इस डार्क ब्लेज फ्रूट का उपयोग परिष्कृत करने और अग्नि तत्व शरीर प्राप्त करने के लिए करना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले कम से कम मार्शल किंग दायरे के 5वें चरण तक पहुंचना होगा, और इसमें काफी लंबा समय लगेगा। ये जियो इस बारे में सोचने के बाद फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। जब झाओ यूफेई ने ये जियो को मुस्कुराते हुए देखा तो वह हैरान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इस प्रकार का अवसर जिसमें कोई अत्यंत दुर्लभ वस्तु हाथ लग सकती है, भाग्य से ही मिल सकता है। उन्हें काफी खुश होना चाहिए, लेकिन उसके बगल वाला लड़का किसी कारण से उदास दिख रहा था। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों दिख रही हो? क्या तुम्हें अभी खुश नहीं होना चाहिए? आखिर हमारे सामने इतना अच्छा मौका आया है, झाओ यूफेई ने पूछा। जब उसने ये जियाओ की अभिव्यक्ति देखी तो वह वास्तव में हैरान हो गई। मिस झाओ, ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है। मैं वास्तव में खुशी महसूस कर रही हूं, लेकिन कितने अफसोस की बात है, हम इस डार्क ब्लेज फल का उपयोग नहीं कर सकते। भले ही हम सीधे इस स्पिरिट फल का उपभोग करना चाहते हैं, हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हम मार्शल किंग दायरे तक पहुंचे। ये जियाओ शर्मिंदगी से हंसे। वह अपनी कल्पना की नदी में तैर रहा था और पूरी तरह से भूल गया कि एक सुंदर युवा लड़की उसके पास खड़ी थी। अध्याय 31 यादें। जब उसने सुना कि ये जियाओ ने क्या कहा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम काफी लालची व्यक्ति हो, झाओ यूफेई ने उसे अजीब नजरों से देखा। झाओ यूफेई के चेहरे पर वह अजीब भाव देखकर ये जियो एक बार फिर फूट फूट कर हंसा। झाओ यूफेई भी ये जियो के व्यवहार से बहुत हैरान थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह रहस्यमय युवक जो कई रहस्यों से भरा हुआ था, उसके चेहरे पर डार्क ब्लेजिंग फ्रूट का उपयोग न कर पाने को लेकर दया होगी। लेकिन वह खुद काफी खुश थी। वह वर्तमान में पीक ऑफ द ओरिजिन कोर रियलम की विशेषज्ञ थी। वह किसी भी समय सफलता प्राप्त कर सकती है और मार्शल किंग दायरे में आगे बढ़ सकती है। जब वह मार्शल किंग दायरे में आगे बढ़ेगी तो उसे अपनी ताकत को और बढ़ाने और मार्शल किंग दायरे के 5वें चरण तक पहुंचने के लिए केवल थोड़े समय तक इंतजार करना होगा। जब ऐसा होगा तो वह एक कीमियागर को कुछ लाभ दे सकती है और उसके लिए ब्लेज युआन गोली को परिष्कृत कर सकती है।
तब वह गोली खा सकती है और अग्नि तत्व शरीर प्राप्त कर सकती है। उसके पास पहले से ही वायु तत्व का शरीर है। जब वह अग्नि तत्व शरीर प्राप्त करेगी उस समय उसका शरीर वायु और अग्नि के दोहरे तत्वों का शरीर होगा। इतना ही नहीं, उनकी खेती भी 2 चरणों में और बढ़ जाएगी। वह संप्रदाय को कुछ डार्क ब्लेज फल भी दे सकती है और संप्रदाय से कई लाभ प्राप्त कर सकती है। आखिरकार डार्क ब्लेज फल इस युग में बहुत दुर्लभ हैं और केवल भाग्य से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके हेवन स्वॉर्ड संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय नेता पूरे हेवन स्वॉर्ड संप्रदाय में सबसे मजबूत विशेषज्ञ हैं। उनकी खेती मार्शल सम्राट क्षेत्र के दूसरे चरण में थी। जब वह संप्रदाय के नेता को कुछ डार्क ब्लेज फल देगी तो संप्रदाय का नेता निश्चित रूप से उसे कई लाभ देगा। आखिरकार ब्लेज युआन पिल, जिसे केवल मुख्य घटक के रूप में डार्क ब्लेज पिल का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है, न केवल एक मार्शल किंग रियलम विशेषज्ञ के 2 चरणों को बढ़ा सकता है, बल्कि एक मार्शल एम्परर रियलम विशेषज्ञ की ताकत को भी 2 से बढ़ा सकता है। चरणों। जब संप्रदाय का नेता ब्लेज युआन गोली खाएगा तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और वह मार्शल सम्राट दायरे के 4थे चरण का मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। पूरे एजियोर ड्रैगन कंट्री में मार्शल एम्परर दायरे के 4थे चरण का एक भी विशेषज्ञ नहीं है। तो हेवन स्वॉर्ड संप्रदाय का संप्रदाय नेता आसानी से पूरे एजियोर ड्रैगन देश पर हावी हो सकता है। उसे यकीन था कि इन बातों पर विचार करते हुए संप्रदाय नेता निश्चित रूप से उसे कई लाभ देगा और उस समय वह आत्मा मंडप की 3री और 4थी मंजिल में प्रवेश करने के लिए विशेष परमिट भी मांग सकती है। मिस झाओ, ऐसा नहीं है कि मैं एक लालची व्यक्ति हूं। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे अपनी ताकत जल्दी से बढ़ानी है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे धमकाए। और मेरा सपना भी है। ये जियो ने खुद को समझाया ताकि झाओ युफेई उसे गलत न समझे। जब उन्हें स्वर्गीय मोती प्राप्त हुआ उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि वे मार्शल आर्ट के शिखर की ओर जाने वाले मार्ग पर चले गए। उसके पास प्राचीन पिल भगवान की यादें हैं और उन यादों के माध्यम से वह जानता था कि यह एजियोर स्काई कंटिन्यू बहुत विशाल था और ऐसे कई विशेषज्ञ हैं जो आसानी से उसे मौत के घाट उतार सकते हैं। उन यादों से उन्हें मार्शल सम्राट क्षेत्र के ऊपर खेती के क्षेत्रों के बारे में पता चला जो कि मार्शल पूर्वज क्षेत्र और मार्शल सेंट क्षेत्र हैं। लेकिन ये बातें जो उसे पता चली वे प्राचीन पिल भगवान की केवल 1/3 यादें थीं। 2/3 यादें अभी भी बंद हैं। अगर वह उन यादों को खोलना चाहता है तो पहले उसके पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अभी भी कई और साधना क्षेत्र हैं जिनके बारे में वह नहीं जानता है। यदि मार्शल आर्ट के शिखर की ओर चलना है तो उसे अपनी साधना बढ़ानी होगी। इस दुनिया में उसके जैसे कई लोग हैं। उन्हें इन बातों का पता नहीं है। उसने सोचा कि झाओ युफेई उनमें से एक है। लेकिन फिर भी वो उससे केवल 1 वर्ष बड़ी थी, लेकिन उसके पास मूल कोर क्षेत्र की चोटी की खेती थी। वह अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाना चाहता था ताकि 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में वह अच्छा प्रदर्शन कर सके और संप्रदाय द्वारा अपनी साधना के लिए अधिक साधना संसाधन प्राप्त कर सके। मैं पहले इन डार्क ब्लेज फलों को तोड़ूंगा। ये 20 है, हम दोनों को 10 डार्क ब्लेज फल मिल सकते हैं। ये जियाओ ने कहा और पेड़ से उन स्पिरिट फलों को तोड़ना शुरू कर दिया। झाओ युफेई को 10 डार्क ब्लेज फल देने के बाद उसने बाकी 10 डार्क ब्लेज फलों को 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल के अंदर रख दिया। मुझे लगता है कि यहाँ और कुछ नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और अलग से अपने अवसरों की तलाश करनी चाहिए। झाओ युफेई ने उनके चारों ओर देखा और कहा, ठीक है, तुम पहले जाओ। मैं खुद को ठीक करके और अपना सामान व्यवस्थित करके बाहर जाऊंगा। ये जियाओ ने कहा। झाओ युफेई ने सिर हिलाया और फिर चली गई। ये जियाओ ने वो सारी चीजें निकाल ली जो उसे इस कब्र से मिली थी। वहां 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर, 2 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट हथियार और 1 उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियार थे। उन्होंने सबसे पहले निम्न श्रेणी की तलवार को 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल में संग्रहित किया। हालांकि अब उसके पास पहले से ही मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी की स्पिरिट तलवार थी। वह निम्न श्रेणी के सामान्य हथियार को नहीं फेंकेगा क्योंकि यह उसे सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें एल्डर ये फैन द्वारा दिया गया था। यह तलवार ही उसके पास बची एकमात्र चीज थी जो 5वें बुजुर्ग ये फैन से संबंधित थी।
पांचवा बुजुर्ग हमेशा उसके प्रति दयालु था, इतना कि उसने उसे अपना उपनाम भी दे दिया। अध्याय 32, एक और लोहे का गेट। पांचवें बुजुर्ग ये फैन ही थे जिन्होंने उन्हें नया जीवन दिया। उन्हीं की वजह से वह मार्शल आर्ट की राह पर चल पाए। अब जब वह नहीं रहा, ये जियाओ निश्चित रूप से उन यादों को दूर नहीं फेंकेगा। भले ही ये जियो ने सिल्वर मून संप्रदाय के पांचवें बुजुर्ग से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्हें पिता के रूप में लिया। 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल के अंदर निम्न श्रेणी के सामान्य हथियार को संग्रहित करने के बाद ये जियो ने एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट हथियार, एक तलवार को छोड़कर अन्य चीजों को भी संग्रहित कर लिया। वह अब से इस तलवार का उपयोग करने की योजना बना रहा था। केवल तभी जब उसे किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा, वह उच्च श्रेणी की स्पिरिट तलवार का उपयोग करेगा। किसी हथियार का ग्रेड जितना अधिक होता है, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है, और इसका मूल्य किसी भी चौथी श्रेणी के छर्रों से कहीं अधिक है। इसलिए यदि वह उच्च श्रेणी की स्पिरिट तलवार का उपयोग करता है जो उसे इस मकबरे की झील से मिली है, तो इससे लोगों में लालच पैदा हो जाएगा और वे हथियार छीनने के लिए उस पर हमला करेंगे। फिर ये जियाओ ने मध्यम दर्जे के स्पिरिट पत्थरों को हटा दिया। उसके पास स्पिरिट स्टोन की खदान तो है, लेकिन वह अभी भी निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की खदान थी। इसीलिए उसने 10 मध्यम दर्जे के स्पिरिट पत्थर लेने का फैसला किया। सब कुछ निपटाने के बाद ये जियाओ खड़ा हुआ और जैसे ही वह इस जगह से बाहर निकलने की योजना बना रहा था, उसकी नजर अचानक झील के बीच पर पड़ी जहां से उसने उच्च श्रेणी की स्पिरिट तलवार छीन ली। उसने देखा कि झील के बीच से रह रहकर कुछ चमकता रहता है। ऐसा लगता है कि इस जगह पर जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है। ये जियाओ झील में कूद गया और झील के केंद्र की ओर तैरने लगा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रोशनी की वो चमक झील के तल से आ रही थी। ये जियाओ फिर झील के तल की ओर तैरने लगा। झील में बहुत सारी मछलियां थीं, लेकिन वे मछलियां केवल साधारण मछलियां थीं। जब वह झील के तल पर पहुंचा तो उसने देखा कि झील के तल पर एक लोहे का गेट लगा हुआ है, जो कब्र के बड़े हॉल के लोहे के गेट के समान है। केवल कीहोल का अंतर था। मकबरे के हॉल में लोहे के गेट में एक छोटा सा कीहोल था, लेकिन इस लोहे के गेट का कीहोल एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था। कीहोल की ओर देखने पर उसने देखा कि रोशनी की जो चमक समय समय पर आ रही थी, वह इसी की होल से आ रही थी। ऐसा लगता है जैसे इस लोहे के गेट के पीछे भी कुछ है। इस लोहे के गेट में एक की होल भी है, लेकिन क्या ये की होल के लिए बहुत बड़ा नहीं है? मैं इस आकार की चाबी कहां से पा सकता हूं? ये जियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन उदास महसूस करने लगा। ये जियाओ झील के अंदर हर जगह देखने लगा, लेकिन उसे वह चाबी नहीं मिली जिसके जरिए वह इस लोहे के गेट को खोल सके। अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। वह एक बार फिर झील की सतह पर लौटा और लंबी सांस ली। वह अभी भी क्यूई संघनन क्षेत्र में था, इसलिए वह पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रहा था। वह केवल अपनी सांस रोक सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मार्शल आर्टिस्ट आगे बढ़ता है और मार्शल किंग दायरे का विशेषज्ञ बन जाता है, तभी कोई पानी के अंदर सांस लेने में सक्षम हो पाता है। एक लंबी सांस लेने के बाद ये जियाओ ने एक बार फिर झील के अंदर गोता लगाया। वह गेट के पास आया और गेंद के आकार के की होल को देखा। मुझे वास्तव में इस आकार की चाबी कहाँ मिल सकती है? ये चाबी बनने के लिए बहुत बड़ी है। इस बात को लेकर ये जियाओ परेशान था। काफी देर तक सोचने के बाद भी वह इस मामले में कोई समाधान नहीं निकाल सके। वह एक बार फिर सतह पर लौटा और लंबी सांस ली। इस बार उन्होंने झील के अंदर गोता नहीं लगाया। वह डार्क ब्लेज फ्रूट के पेड़ के पास बैठ गया। वह अभी भी लोहे के गेट के की होल के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई आ रहा है। किसी के कदमों की आहट सुनकर ये जियाओ सतर्क हो गया। ये जियो, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? एक आवाज जो कानों को अच्छी लगी सुनाई दी और एक खूबसूरत जवान लड़की उसके सामने आ गई। झाओ यूफेई नहीं तो ये कौन हो सकता है? मिस झाओ, आप फिर क्यों हैं? ये जियाओ को ये देखकर राहत मिली कि जो व्यक्ति आया था वह झाओ यूफेई था। जब उसने कदमों की आहट सुनी तो उसने सोचा कि जो आदमी आया है वह कोई और किसान है। वह नहीं चाहता था कि डार्क ब्लेज फ्रूट और झील के अंदर के दरवाजे के बारे में किसी को पता चले।
भले ही सामने वाले को झील की तलहटी में लगे लोहे के दरवाजे के बारे में पता न चल पाए, लेकिन झील के किनारे खड़े बड़े पेड़ को देखकर उसे डार्क ब्लेज फ्रूट के बारे में जरूर पता चल जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो वह उस व्यक्ति से लड़ने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। बाहर जाने के बाद मैं कब्र के हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर बाद भी तुम बाहर नहीं आए। तो मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया है और तुम्हें ढूंढने के लिए यहां आ गया। झाओ यूफेई ने खुद को समझाया। वह चिंतित थी कि ये जियाओ को कुछ हो सकता है। झाओ यूफेई ने जो कहा उसे सुनकर ये जियाओ का दिल गर्म हो गया। उनके पूरे जीवन में पांचवें बुजुर्ग ये फैन को छोड़कर किसी ने कभी उनकी परवाह नहीं की। झाओ यूफेई उनके जीवन में दूसरे व्यक्ति थे जो उनके लिए चिंतित थे। कुछ नहीं, मैं अभी भी यहाँ हूँ क्योंकि मुझे इस झील के तल पर एक लोहे का गेट मिला जो इस मकबरे के हॉल में है। दोनों के बीच एकमात्र अंतर कीहोल का है। इस लोहे के गेट का कीहोल एक छोटे आकार का है गेंद। ये जियाओ ने उसे झील के अंदर दूसरे लोहे के गेट के बारे में बताया। अध्याय 33 कुंजी। झाओ यूफेई के संबंध में ये जियो ने लंबे समय से उस पर भरोसा किया था और उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। चूंकि यह जगह कुछ ऐसी थी जिसे उन दोनों ने मिलकर खोजा था, वह उसे सिर्फ लोहे के गेट के बारे में बताएगा। वह उससे कुछ छिपाना नहीं चाहता था। अनजाने में वह उससे कुछ भी नहीं छिपा सकता। उसके सामने वह 3 साल के बच्चे की तरह हो गया जो चाहे कुछ भी हो अपने माता पिता से झूठ नहीं बोल सकता। क्या? तुमने क्या कहा? यहां अभी भी एक और लोहे का गेट है। झाओ यूफेई आश्चर्यचकित था। यहां से इतनी सारी चीजें प्राप्त करने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि यहां अभी भी कुछ है। और लोहे के गेट का कीहोल एक छोटी सी गेंद के आकार का है। झाओ यूफेई ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे उस आकार की चाबी नहीं मिल रही है, चाहे मैं उसे कितना भी ढूंढूं। ये जियाओ इस मामले को लेकर पहले से ही काफी समय से परेशान था। ये सुनकर झाओ यूफेई भी हैरान रह गए। चलो उस लोहे के गेट की ओर चलते हैं। ये कहने के बाद वह ये जियाओ के साथ झील में कूद गई और लोहे के गेट की ओर तैरने लगी। जब वह वहां पहुंची तो उसने वहां भी पहले जैसा ही लोहे का गेट देखा, जिसमें एक छोटी गेंद के आकार का कीहोल था। ये देखकर वह भी इस बात पर हैरान हो गई। वे दोनों एक बार फिर चाबी खोजने लगे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस पूरे क्षेत्र में इस आकार की कोई चाबी नहीं थी। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि काफी देर तक इस पूरी जगह को खोजने के बाद भी मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। ये जियाओ इस मामले पर बहुत निराश था। झाओ यूफेई ने निराशा से कीहोल की ओर देखा। वास्तव में मुझे इस दरवाजे की चाबी कहाँ मिल सकती है? वह भी परेशान हो गई। कीहोल की ओर देखते हुए अचानक उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी। उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और उसके हाथ में एक छोटी सी गेंद के आकार की चीज आ गई। ये बिल्कुल गोल्डन मेटल बॉल थी जो उसे अजीब दीवार गिरने के बाद मिली थी। ये गोल्डन मेटल बॉल दीवार की सुरक्षा के लिए अवरोध के लिए ऊर्जा का स्रोत थी। इसने संतुलन बनाए रखने और अवरोध को ढहने नहीं देने के लिए अजीब दीवार पर अवरोध को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान की। उस गोल्डन मेटल बॉल को देखकर ये जियाओ की आंखें भी चमक उठीं। शायद अभी भी संभावना है, भले ही संभावना केवल 50% है। जिस क्षण से वे दोनों पहले लोहे के दरवाजे से इस स्थान में दाखिल हुए, ये गोल्डन मेटल बॉल ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो एक छोटी गेंद के आकार की थी। शायद ये गोल्डन मेटल बॉल जो अजीब दीवार पर अवरोध के लिए ऊर्जा का स्रोत भी थी, वास्तव में इस लोहे के गेट की कुंजी है। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। उसके बाद झाओ यूफेई ने अपने हाथ में गोल्डन मेटल बॉल लेकर लोहे के गेट के कीहोल की ओर अपना हाथ बढ़ाया और गोल्डन मेटल बॉल को उसमें डाल दिया। शुआ! जैसे ही उसने गोल्डन मेटल बॉल को लोहे के गेट के कीहोल में डाला, उसमें से एक बहुत तेज रोशनी चमकी और पूरी झील में फैलने लगी। तेज रोशनी के कारण उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली। शू! ठीक उसी समय तीव्र गति के साथ गोल्डन मेटल बॉल से भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा निकली और पूरे गेट को कवर करने लगी। गोल्डन मेटल बॉल में स्पिरिट ऊर्जा की मात्रा पहले से ही इसकी मूल ऊर्जा का केवल 1% थी, और अब वह 1% ऊर्जा भी ऐसे ही खत्म हो गई। चर्र चर्र
जब आध्यात्मिक ऊर्जा ने पूरे लोहे के गेट को ढक लिया तो चर्रक की आवाज के साथ लोहे के गेट का दरवाजा खुलने लगा। कुछ देर बाद दरवाजा पूरा खोला गया। जब ये जियो ने अजीब दीवार को नष्ट कर दिया और गोल्डन मेटल बॉल पाए, उस समय झाओ युफेई ही थी जिसने इसे अपने पास रखा था। सौभाग्य से वह इस जगह से बाहर जाने के बाद एक बार फिर वापस आ गई, अन्यथा ये जियाओ झील के तल पर लगे इस लोहे के गेट को कभी नहीं खोल पाती। जब दरवाजा पूरा खोला गया तो वे दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि पानी दरवाजे से अंदर नहीं जा पा रहा था। एक अजीब ऊर्जा ने लोहे के दरवाजे के चारों ओर एक बल क्षेत्र का निर्माण किया जिसने पानी को इस दरवाजे से प्रवेश करने से रोक दिया। वह अजीब ऊर्जा बिल्कुल गोल्डन मेटल बॉल की शेष आध्यात्मिक ऊर्जा थी। इस मकबरे का मालिक वास्तव में अपने समय का एक महान व्यक्ति होगा। उसने न केवल इस झील के तल पर लोहे का गेट बनवाया और छुपाया, बल्कि उसने इस दरवाजे के माध्यम से पानी को प्रवेश न करने देने की एक विधि भी सोची। खुलेगा। ये जियो और झाओ युफेई दोनों आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वे दोनों दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और एक छोटे से कमरे के आकार की गुफा में दिखाई दिए। ये गुफा बहुत ही साधारण थी। वहां एक ताबूत के अलावा कुछ भी नहीं था जो गुफा के केंद्र में रखा गया था, और गुफा के बाएं कोने पर एक पत्थर की मेज थी। स्थानिक वलय, ये जियाओ चौंक गया और जोर से चिल्लाया। उसे चिल्लाते हुए सुनकर झाओ युफेई ने पहले उसकी ओर देखा और फिर उसकी नजर का पीछा करते हुए पत्थर की मेज पर जा गिरा। पत्थर की मेज पर एक अंगूठी थी और उसके पास एक पुस्तक थी। शायद इस मकबरे के मालिक की असली संपत्ति इस स्थानिक वलय के अंदर है। ये जियाओ उत्साहित हो गया और जल्दी से पत्थर की मेज के पास पहुंचा और स्थानिक अंगूठी उठा ली। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को स्थानिक वलय के अंदर यह जांचने के लिए भेजा कि इसके अंदर क्या है, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। हे, ये जियाओ का निराश चेहरा देखकर झाओ युफेई हंस पड़े। बेवकूफ, तुमने सच में सोचा था कि स्थानिक वलय के अंदर कब्र के मालिक की असली संपत्ति थी? ये स्थानिक अंगूठी यहाँ इतनी शानदार ढंग से रखी गई थी। मुझे लगा कि कब्र के मालिक का असली खजाना इस स्थानिक अंगूठी के अंदर है। ये जियाओ अपनी मूर्खता पर फूट फूट कर हंसा। जैसे ही उसने पत्थर की मेज पर स्थानिक वलय देखा, उसने झट से उसे उठा लिया। ये कितना मूर्खतापूर्ण विचार था। उसने सोचा, उसे इतनी जल्दी इतना मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठाना चाहिए था। अध्याय 34 कांस्य शारीरिक तकनीक। अगर वास्तव में ऐसा होता तो उसने इतना बड़ा मकबरा क्यों बनवाया होता? फिलहाल हम मकबरे के एक छोटे से क्षेत्र में ही हैं। शायद यह मकबरे का मुख्य क्षेत्र है क्योंकि ताबूत यही है। मुझे लगता है कि यह ताबूत उसी का है, इस मकबरे का मालिक जो कभी मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर का विशेषज्ञ था। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे तलाशना बाकी है और कई अन्य लोग इसकी खोज कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में कई खजाने भी हैं। आपको क्या लगता है कि वे खजाने कहां से आते हैं? वे खजाने कभी इस मकबरे के मालिक के पास थे। आपके हाथ में स्थानिक अंगूठी शायद खाली है और उसने मरने से पहले इसे यहां छोड़ दिया था। उसने शायद पहले से ही अपना सारा खजाना पूरी कब्र में फैला दिया था और इस कमरे की चीजों सहित अब तक हमें जो मिला है वह पूरी कब्र के अंदर वास्तव में मूल्यवान खजाने हैं। ये स्क्रॉल भी है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत मूल्यवान उच्च स्तरीय खजाना है। झाओ युफेई हंसे और ये जियो को समझाया। वह एक बड़े संप्रदाय से थी और उसने पहले से ही कई कब्रों की खोज की होगी, इसलिए वह इस तरह की चीजें जानती है। लेकिन ये जियाओ अलग था। इस संबंध में उन्हें कोई अनुभव नहीं है। झाओ युफेई को सुनकर ये जियो को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह एक छेद ढूंढना चाहता था और उसके अंदर छिपना चाहता था। उसका शर्मिंदा चेहरा देखकर झाओ युफेई ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। यह स्थानिक वलय भी एक बहुत उच्च स्तरीय खजाना है। यह मेरी स्थानिक वलय से एक स्तर अधिक है। बस इस स्थानिक वलय के अंदर की सभी चीजों को अपने से स्थानांतरित करें, टूटा हुआ स्थानिक वलय और उस टूटे हुए स्थानिक वलय को फेंक दो। हाँ, ये जियाओ ने सिर हिलाया। हालांकि स्वर्गीय मोती के कारण उसे एक स्थानिक अंगूठी की आवश्यकता नहीं है और तथाकथित टूटी हुई स्थानिक अंगूठी सिर्फ एक कहानी थी जो उसने मनुष्यों की लालची प्रकृति से सुरक्षित रहने के लिए बनाई थी, लेकिन चूंकि उसे पहले से ही एक स्थानिक अंगूठी मिल गई थी,
इसलिए उसे इसकी आवश्यकता थी, इसे पहनने में कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह ये भविष्य में अधिक सुविधाजनक होगा। वह वास्तव में मूल्यवान खजाने को हेवनली पल के 9 स्टोरी पैगोडा के अंदर रख सकता है और सामान्य खजाने को इस स्थानिक रिंग के अंदर संग्रहित किया जा सकता है। उन्होंने अपनी उंगली की अंगूठी को स्थानिक अंगूठी से बदल दिया। फिर वह साधारण रिंग को स्थानिक रिंग के पास लाता है ताकि वह झाओ युफेई को विश्वास दिला सके कि वह तथाकथित टूटी हुई स्थानिक रिंग के अंदर मौजूद सभी चीजों को स्थानिक रिंग में स्थानांतरित कर रहा था जो उसे यहां से मिली थी। लेकिन वास्तव में वह 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल पर रखी सभी चीजों को स्थानिक रिंग में स्थानांतरित कर रहा था। ये सब काम करने के बाद उन दोनों ने पत्थर की मेज पर रखी पुस्तक की ओर देखा। इस बार झाओ युफेई ने स्क्रॉल लिया और उसे खोला। फिर निराश चेहरे के साथ उसने स्क्रॉल को फिर से मोड़ा और ये जियाओ को देते हुए कहा, आपकी किस्मत काफी अच्छी है। यह आपके लिए है। ये जियो अवाक हो गया और उसने झाओ युफेई की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। यह एक शारीरिक संवर्धन तकनीक है, इसलिए मैं इसे विकसित नहीं कर सकती। आखिरकार मैं एक लड़की हूं। ये जियाओ का लुक देखकर उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। इस छोटी सी गुफा में आने के बाद उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इस छोटी सी गुफा में केवल एक ताबूत और एक पत्थर की मेज थी। पत्थर की मेज पर केवल 2 चीजें थीं। एक है स्थानिक वलय और दूसरा है स्क्रॉल, और वे दोनों अब ये जियाओ के थे। उसकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी। झाओ युफेई ने जो कहा उसे सुनने के बाद ये जियो ने उसके हाथ से स्क्रॉल ले लिया। फिर उसने स्क्रॉल खोला और उस पर लिखे तकनीक के नाम को देखा। कांस्य शारीरिक तकनीक। नाम से ही पता चलता है कि यह शरीर को साधने की एक मार्शल आर्ट तकनीक थी। जैसे ही उन्होंने ब्रॉन्ज बॉडी तकनीक के बारे में पढ़ा, उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह जितना अधिक पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव उतने ही चकित होते गए। उसका चेहरा इस तरह देखकर झाओ युफेई ने अपना सिर हिला दिया। वह इस तकनीक के बारे में पढ़ने वाली पहली महिला थी, इसलिए वह जानती थी कि ये जियाओ की अभिव्यक्ति समय समय पर क्यों बदल रही थी। कांस्य शारीरिक तकनीक। यह एक प्राचीन बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट तकनीक थी जो मांसपेशियों, हड्डियों और टेंडन को टेम्परिंग करने और शरीर को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। ब्रॉन्ज बॉडी तकनीक में 3 स्तर हैं। जब कांस्य शारीरिक तकनीक को स्तर 1 की पूर्णता तक विकसित किया जाता है, तो किसी का पूरा शरीर कांस्य के समान हो जाएगा। वे शरीर के महत्वपूर्ण स्थानों के अलावा तलवारों और भालों के प्रति अभेद्य होंगे। इसके अलावा व्यक्ति के पास असाधारण शारीरिक शक्ति भी होगी। किसी का पूरा शरीर कांस्य जैसा होगा और कांस्य व्यक्ति जैसा दिखेगा। कांस्य शारीरिक तकनीक विशेष रूप से भौतिक शरीर की खेती को लक्षित करती है। ब्रॉन्ज बॉडी तकनीक की ताकत काफी अच्छी थी। ये किसी के संविधान, शक्ति और रक्षा को मजबूत कर सकता है। जैसा कि इस पर वर्णित है, यदि ये जियो इसे स्तर 1 की पूर्णता के साथ अभ्यास कर सकता है, तो वह मूल रूप से मूल कोर क्षेत्र के हमलों को अनदेखा कर सकता है। यदि वह स्तर 2 की पूर्णता के साथ इसका अभ्यास कर सकता है, तो वह मार्शल किंग दायरे के एक विशेषज्ञ के सभी हमलों को अनदेखा कर सकता है। और यदि कांस्य शारीरिक तकनीक को स्तर 3 की पूर्णता के लिए विकसित किया जा सकता है, तो वह एक मार्शल के हमलों को अनदेखा कर सकता है। मार्शल सम्राट क्षेत्र के कलाकार। कांस्य शारीरिक तकनीक का प्रत्येक स्तर एक मार्शल कलाकार के साधना क्षेत्र के अनुरूप है। ब्रॉन्ज बॉडी तकनीक एक उच्च ग्रेड अर्थ रैंक खेती तकनीक है। ये जानना होगा कि पूरे एजियो ड्रैगन कंट्री में 5 महान संप्रदाय और एजियो ड्रैगन कंट्री का शाही परिवार सबसे शक्तिशाली ताकतें हैं। हेवन स्वॉर्ड सेक्ट पूरे देश में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है और इसकी सबसे मजबूत तकनीक हेवन स्वॉर्ड स्लैश, जिसे झाओ युफेई ने पहले इस्तेमाल किया था, केवल हाई ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल आर्ट तकनीक है। और यह कांस्य शारीरिक तकनीक वास्तव में एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक तकनीक भी है जो स्वर्ग तलवार संप्रदाय की सबसे मजबूत तकनीक को टक्कर दे सकती है। अध्याय 35 घृणा। यह देखा जा सकता है कि यह कांस्य शारीरिक तकनीक सबसे शक्तिशाली तकनीक थी जिसे इस मकबरे के मालिक ने छोड़ दिया था, जो मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर का विशेषज्ञ भी था। यदि कांस्य निकाय तकनीक 5 महान संप्रदायों या शाही परिवार की किसी भी शक्ति को दी जा सकती है, तो वह शक्ति पूरे एजियो ड्रैगन देश में नंबर 1 बन जाएगी और अन्य शक्तियों को अपने अधीन कर सकती है।
और वह शक्ति पूरे एजियो ड्रैगन देश पर हावी होने के लिए भी पर्याप्त ताकत हासिल कर लेगी। आखिरकार एजियो ड्रैगन देश की सभी महान शक्तियां वर्तमान में अपना संतुलन बहुत अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। प्रत्येक शक्ति के पास केवल एक हाई ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल तकनीक है। हाई ग्रेड अर्थ रैंक की एक और मार्शल तकनीक हासिल करने का मतलब है कि उन्हें एक और बड़े अंतर के साथ अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल सकता है। यदि कोई भी शक्ति इस हाई ग्रेड अर्थ रैंक ब्रॉन्ज बॉडी तकनीक पर अपना हाथ रख सकती है, जो एक बॉडी कल्टीवेशन तकनीक थी, तो वह अपनी ताकत बढ़ा सकती है और एजियो ड्रैगन कंट्री को चारों ओर से गिराने और उस पर हावी होने की शक्ति हासिल कर सकती है। उदाहरण के तौर पर झाओ यूफेई को लें। वह पहले से ही हाई ग्रेड अर्थ रैंक तकनीक हेवन स्वॉर्ड स्लैश की खेती कर चुकी है। हेवन स्वॉर्ड स्लैश में कुल 3 स्लैश हैं। प्रत्येक स्लैश दूसरे से अधिक शक्तिशाली है। झाओ यूफेई मूल कोर क्षेत्र के 9वें चरण में अपनी वर्तमान खेती के साथ केवल स्वर्ग तलवार स्लैश का पहला स्लैश प्रदर्शित कर सकती है। यदि वह अपनी वर्तमान खेती के साथ स्वर्ग तलवार स्लैश का दूसरा स्लैश प्रदर्शित करना चाहती है, तो वह खुद को बुरी तरह से घायल कर लेगी, जैसा कि वह पहले ही एक बार कर चुकी है। स्वर्ग तलवार स्लैश के दूसरे स्लैश को प्रदर्शित करने के लिए उसे मार्शल किंग दायरे के कम से कम पहले चरण की खेती की आवश्यकता थी। लेकिन दूसरी ओर, यदि उसका शरीर भी मजबूत और शक्तिशाली है, तो वह स्वर्ग तलवार स्लैश का दूसरा स्लैश आसानी से प्रदर्शित कर सकती है और केवल खुद को थोड़ा चोट पहुंचाएगी। और यहां तक कि यह भी संभव है कि वह खुद को चोट पहुंचाए बिना हेवन स्वॉर्ड स्लैश का दूसरा स्लैश प्रदर्शित कर सके, और वह ब्रॉन्ज बॉडी तकनीक अपनाकर अपने शरीर को मजबूत और ताकतवर बना सकती है। बेशक लड़की होने के कारण वह इस तकनीक को विकसित नहीं करेगी। इसलिए यदि इस तकनीक को बाहरी दुनिया में लाया जाता है और किसी भी महान शक्ति का हाथ इस पर आ जाता है, तो उन्हें इस पूरे देश पर हावी होने के लिए पर्याप्त ताकत मिल जाएगी। निस्संदेह यदि किसी छोटे संप्रदाय को ये तकनीक हाथ लग जाती है, तो उन्हें 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के साथ बराबरी पर खड़े होने का मौका मिल सकता है। कांस्य शारीरिक तकनीक एक शारीरिक साधना तकनीक के रूप में इसमें किसी के संविधान और इच्छाशक्ति की बहुत अधिक मांग थी। इतना कि इसे विकसित करने में लगने वाला समय और इसकी कठिनाई किसी भी अन्य तकनीक की तुलना में बहुत अधिक थी। कांस्य शारीरिक तकनीक ने मानव शरीर के विभिन्न छोटे क्षेत्रों को लक्षित किया। इसमें कई जोड़ों और एक्यूपंक्चर बिंदुओं के साथ साथ मांसपेशियां, टेंडन और हड्डियां भी शामिल थीं। ये ज़ियाओ के लिए, जो कुछ भी नहीं जानता और लगभग कोई अनुभव नहीं है, ब्रॉन्ज बॉडी तकनीक का विवरण पढ़ना पहले से ही आंखें खोलने वाला था। वह मानव शरीर के प्रति नया अनुभव प्राप्त कर रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मानव शरीर में इतनी सारी मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ तथा मेरिडियन होंगे। साधारण लोग इस प्रकार की साधना पद्धति को सहन नहीं कर सकते। इस तकनीक को विकसित करने से दर्द कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग सहन कर सकें। ये जियाओ ने हवा का झोंका छोड़ा। जैसे ही उन्होंने इस शरीर साधना तकनीक का वर्णन पढ़ा तो वे बहुत उत्साहित हो गए। एक बार जब आप इसकी खेती करेंगे और कांस्य शारीरिक तकनीक की छोटी सफलता तक पहुंच जाएंगे, तो आपकी ताकत फिर से बढ़ जाएगी। केवल अपने भौतिक शरीर के साथ आप अपने ही क्षेत्र के एक कृषक से निपट सकते हैं। झाओ यूफेई उसे देखकर मुस्कुराए। हाँ, ये सही है। एक बार जब मैं इस तकनीक को विकसित कर लूंगा और इसमें महारत हासिल कर लूंगा, तो मैं। जैसे ही वह ब्रॉन्ज बॉडी तकनीक को विकसित करने के बारे में कुछ कहने ही वाला था, अचानक उसके दिल में इस तकनीक के प्रति घृणा का भाव उभर आया। इतना कि उसने अवचेतन रूप से स्क्रॉल को अपने हाथ से नीचे जमीन पर फेंक दिया। वह थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया और जब वह होश में आया, तो उसे पता चला कि घृणा का ये संकेत न केवल उसके दिल से निकल रहा था, जो पहले से ही स्वर्गीय मोती में विलीन हो चुका था, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई से भी निकल रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि इस कांस्य शारीरिक तकनीक को स्वर्गीय मोती के साथ साथ उसकी आत्मा भी तुच्छ समझ रही है। ये घृणा उसकी आत्मा से उस तकनीक के कारण आ रही है जिसे वह विकसित कर रहा था, 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक। वह पहले से ही 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत विकसित करने में सफल रहे थे। केवल 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक के कारण ही उसके पास अपनी वर्तमान ताकत है। उनका शरीर भी अब और ताकतवर हो गया है।
केवल इस स्वर्ग विरोधी तकनीक को विकसित करने के कारण ही वह बिना किसी अच्छी मार्शल आर्ट तकनीक के भी अपने से अधिक शक्तिशाली कल्टीवेटर के खिलाफ लड़ सकता है। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक ने न केवल उन्हें उनकी वर्तमान ताकत और प्रतिभा दी, बल्कि उनके भौतिक शरीर को किसी भी अन्य की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया। उन्होंने ये सब केवल 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को विकसित करके हासिल किया। इस तकनीक की 8 अन्य परतें भी थीं, जिन्हें उन्होंने अभी तक विकसित नहीं किया है। संपूर्ण 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक विकसित करने के बाद कौन जानता है कि वह कितना शक्तिशाली बन सकता है। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक भी एक अनारक्षित तकनीक है। इस तकनीक पर कोई रैंक तय नहीं थी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे पता चला कि 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत ही हेवन रैंक तकनीक के बराबर हो सकती है। संपूर्ण 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक का उल्लेख नहीं है। तो यही कारण था कि अचानक मेरे दिल से कांस्य शारीरिक तकनीक के प्रति घृणा की भावना निकलने लगी। अब जब ये जियाओ इसके बारे में सोचता है तो उसे यह उचित लगा।